अलग अलग करेगा। किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा उसके खुद के मॉलिक्यूल पे कि वो मॉलिक्यूल है कैसा, वो पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली यही चीज हम कहते हैं कि अगर हमारे पास CO2 है तो ये कैसा है, दोनों नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, मतलब कह लो कि ये भी तुम्हारा क्या है नॉन पोलर, ये भी तुम्हारा क्या नॉन पोलर, तो इनके बीच क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वाटर में क्या है, पोलर है, पोलर पोलर और उन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आएगा, डाइपोल डाइपोल। एग्जैक्टली यहाँ भी तुम्हारे पास कुछ डाइपोल डाइपोल आने वाला है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स हमारे 3 तरह के फोर्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर पोलर जिसमें डाइपोल डाइपोल होता है, और पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो वैसे ही एग्जांपल्स हमें दे रहे हैं, जैसे नॉन पोलर में देखिए I2 ज़ेनॉन, बेंजीन, CCl4H2 CO2 O2 सब क्या है, जितने भी तुम्हारे नॉन पोलर सब में क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा। पोलर मतलब HCl SO2 SF4 सारे क्या है, पोलर है, तो सब में डाइपोल डाइपोल मिलेगा। और पोलर विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन, H2O H3BO3 NH3 अमोनिया, सब में क्या मिलेगा हमको, पोलर पोलर मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मिलेगा। तो ये सब क्या है, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन फिजिकल स्टेट कैसा हो जाएगा, काफी सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर देखेंगे तो क्या काफी कम, थोड़ा बहुत छोटा, मतलब कम, ये भी कम ये भी कम। अब समझो ध्यान से, हम तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं HCl अमोनिया, ये तो गैस है, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे सॉलिड्स की बात क्यों हो रही है तो ये सब लिक्विड सॉलिड गैस, मतलब यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं वो गैस है, लिक्विड है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो ये जब सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे हैं ना, ये बता रहा है कि जब इस मॉलिक्यूल्स को, जब ये लिक्विड को, जब ये गैस को तुम लिक्विफाई करोगे या फिर सॉलिडिफाई करोगे टेम्परेचर कम करके, तब उनका जो बिहेवियर होगा, जब वो सॉलिड बनेंगे तो उनकी फीचर्स ऐसे होंगे, उनकी मतलब उनके सारे फीचर्स ऐसे ही होने वाले, उनके सारी जो भी उनकी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल स्टेट है ऐसा रहेगा जैसा दिख रहा है। आया बात समझ में? यस सर। मतलब ये समझना जरूरी है कि भाई हम HCl क्यों पढ़ रहे हैं, वाटर क्यों पढ़ रहे हैं, जेनॉन क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो गैस है हमारा, ये तो लिक्विड है हमारा, लेकिन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड तब बनेगा जब इसको तुम सॉलिडिफाई करोगे टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के, उस समय जब ये सॉलिड बनेगा ना, तब उसका ऐसा ही क्वालिटी रहेगा, ऐसा ही फिजिकल स्टेट रहेगा, ऐसा ही मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। फटाफट नोट करो पहला वाला, पोलर नॉन पोलर और पोलर विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब ना केमिकल बॉन्डिंग आता है तो सब आता है। तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि अमोनिया सॉलिड, अमोनिया का अगर हम देख रहे एग्जांपल में, ये किस तरह का मॉलिक्यूलर, ये किस तरह का सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऑप्शन दे दिया तुमको, पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या टिक करोगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड में वही पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेंगे बेसिक से बिल्कुल, जो तुमको टिक करना होता है निकल जाओ टिक करके। ये सब नाम से वही बॉन्डिंग से है। हाँ और क्या, और कहाँ से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है ये सब। ध्यान देना, इस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होता है। और एक क्वेश्चन फिक्स हमारा, 4 नंबर फिक्स है आईटी के लिए, और 2 क्वेश्चन नीट के लिए। तो ये हमारा नंबर छूटना नहीं चाहिए। हम फिर से वही बता रहे हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे, एक एक क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, हमको सारा नहीं करना है, हमको जितना काम है उतना करना है। तो वो सब चैप्टर हमसे छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो बस गए, वही हमको पढ़ रहे, वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को बस जो पढ़ा रहे जिस पे ध्यान देना है, नोट जो बना है उस पर ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा इस चैप्टर से। हो गया? तुम्हारा माइक खराब है क्या प्रीतम, आवाज थोड़ा उससे आ रहा है। आ रहा है थोड़ा बेस, हाँ बोलो, अजीब सा आवाज धीरे आ रहा है। मेरा आवाज भी धीरे आ रहा है? नो सर ठीक है, ठीक तो आ रहा है। राहुल माइक ठीक करो या ईयरफोन ठीक करो या उसको हटाओ। ठीक है सर। ईयरफोन ही हटा दो।
सर हटा दिया। ठीक आ रहा है ना अब? आप ठीक है। चलो ठीक। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। सेकंड है हमारा आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड ऑब्वियस सी बात है कि किससे बनेंगे, आयन से बनेंगे, जैसे कि Na+, Cl-, इनके भी जो है वो कैसा सॉलिड बनेगा, NaCl कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। क्या बोलोगे, आयनिक सॉलिड। तो जहां भी आयंस हो, आयंस के बीच जो बनेगा बॉन्डिंग होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड। इनके बीच कौन सा फोर्स रहता है, कोलम्बिक नॉन डायरेक्शनल आयनिक रेंज। ठीक है, कह लो मतलब कोलम्बिक फोर्स मतलब क्या है, जो भी आयनिक फोर्स कह सकते हो उसको इन जनरल, NaCl, ZnS, CF4, सीजियम क्लोराइड सब क्या है, आयनिक बॉन्ड है। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, काफी हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली हार्ड होंगे भाई, सॉलिड बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ब्रिटल का मतलब तुमको पता है क्या होता है, जब तुम उसको फोड़ोगे तो टूट जाएगा, चूर हो जाएगा, है मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, नो डाउट। तीसरा हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल्स के जो मेटल्स किससे बनते हैं, कोई मेटल ले लो उठा के, सोडियम को ले लो, एल्युमिनियम को ले लो, आयरन को ले लो, सब क्या मेटल है। तो एल्युमिनियम क्या होता है, +3 फॉर्म में, Fe+2 फॉर्म में, +3 फॉर्म में। तो इसका क्या होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम है, +3 फॉर्म में जब रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बाहर बाहर कहीं कहीं रहते हैं ऐसे करके, बहुत सारा एल्युमिनियम है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे से फैला हुआ है। होता क्या है कि हर एल्युमिनियम अपना बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डिसलोकेटेड होते हैं। मतलब तुमको थोड़ा सा और बताएंगे डिटेल में, समझ लो पहले क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है कैसे वो समझा देंगे बैठ के। तो पहले ये समझ लो, मेटेलिक सॉलिड गुड कंडक्टर्स होते हैं, पता है तुमको, इन सॉलिड मोल्टन स्टेट, मेटेलिक आयंस एट फिक्स्ड लोकेशन इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, मेटल आयंस फिक्स होते हैं, ठीक है, इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज है, और सी मतलब क्या, समुद्र है, बिल्कुल फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन हर तरफ फैला हुआ है, और बीच बीच में मेरा मेटल आयन पड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझ लो, मान लो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम जो है तुमको पता है कि इसके इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, और 10 तुम्हारा नोबेल होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो एल्युमिनियम +3 के फॉर्म में रह सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो एल्युमिनियम +3 जो है ना ऐसा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे ऐसे रहेंगे, डीलोकलाइज्ड रहेंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे एल्युमिनियम, एक नहीं बहुत सारे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे से फैले हुए हैं, ठीक है। फिर एल्युमिनियम ऐसा पकड़ लो, ऐसा है, 3 इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। अब क्या है कि जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच, मान लो कि अभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ 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 बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और सारे मतलब बहुत सारा ज्वाइंट है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो जो मेटल आयंस है, जितने भी मेटल आयंस, जैसे ये मेटल आयन, ये मेटल आयन, ये मेटल आयन, इसको बोलते हैं कर्नल, इसको बोलते हैं कर्नल। कर्नल मतलब जो मेटल आयन है जो फिक्स्ड रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाहर अपना डिलोकलाइज है, कहीं घूम फिर रहा है, आ जा रहा है। जैसे तुम इसको मतलब मान लो करंट सप्लाई किए, तो यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है, ये आगे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज रहते हैं काफी सारे और घूमते फिरते रहते हैं। और तुमने ये भी देखा है कि जब हम मेटल्स को पटक के पीटते हैं तो क्या होता है, वो चूर हो जाता है, या फिर डक्टाइल की तरह वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है। क्यों होता है बेंड, क्योंकि वो डक्टाइल, क्यों डक्टाइल है, क्योंकि जब तुम मान लो अगर अभी शेप ऐसा है, अभी मान लो इसका शेप ऐसा है, अब मान लो तुम इसको पीटना शुरू किए ऊपर से, जब पीटना शुरू करोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना ले, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना ले, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना ले, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करे कहीं और चला जाए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या रहेगा, मेटल के फॉर्म में रहेगा, वो अल्युमिनियम के फॉर्म में रहेगा, वो उसका शेप मतलब सिर्फ शेप बदलेगा, उसका जो कांस्टेंट पोजीशन है, उसका जो मतलब कह लो कि जिस तरह से वो बॉन्डेड है वो सेम ही रहता है। इसी कारण से वो डक्टाइल होता है, उसका नेचर ऐसा कुछ आता है, समझ लो, ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, तो ये समझना है कि इसी कारण से मेटल्स होते हैं जो फिक्स्ड आयंस है उसको कर्नल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे बाहर बाहर उसको बोलते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो तुमको जो बॉन्ड दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब से मूव डीलोकलाइज, करेंगे ना। लोकलाइज का मतलब होता है वहीं पे, डीलोकलाइज का मतलब मूव कर रहा है, कहीं कहीं भी, कहीं कहीं भी, मतलब कहीं भी फिक्स नहीं है, ठीक है। डीलोकलाइज का मतलब फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो बॉन्ड तुमको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, सारे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, सब क्या है, मेटल है। क्यों होते हैं, फिजिकल सॉफ्ट से हार्ड कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेटालिक किस तरह का बॉन्ड, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, कितना स्ट्रेंथ है उसका, लूट हुआ है, जैसा रहेगा वैसा रहेगा उसका। ये ध्यान, फटाफट इसको नोट करो दोनों को। तो मेटल डक्टाइल क्यों होता है, मेलिएबल क्यों होता है, थोड़ा सा आइडिया भी तुमको लग रहा है। मेटालिक बॉन्ड
नेचर के ऐसे ही नेचर के होते हैं। सर कर्नल किसको बोलते हैं सर, Al+3 या पूरा जो Al जो इसके सिर्फ बेटा आयन को हमने क्या बोला, कर्नल किसको मार्क किया, देखो सिर्फ आयन को, मेटल आयन को, एल्युमिनियम +3 को, और इलेक्ट्रॉन को C ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स सब डीलोकलाइज हो रखा है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसके बीच जो है वो कर्नल है। मुझे तो बताना। सर कर्नल मतलब क्या होता है? कर्नल मतलब कुछ नहीं होता है, कर्नल उसको बोलते हैं ऐसे, कर्नल अब अलग अलग सर भंगुरता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई वर्ड नहीं है तो हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन कर्नल का मतलब वही जो मेटल आयन फिक्स होता है उसे वो कर्नल बोलते हैं, नाम दिया गया KRNEL। हटाए हाँ सर। ठीक, नहीं जाएंगे, जितना काम है उतना समझो, बाकी ये सब चीज ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, जितना बताया उतना। चौथा हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इंसुलेटर एक्सेप्ट सी, मतलब क्या होता है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं इसको, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड ये चौथा तरह का सॉलिड है। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी सॉलिड है, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो एटम्स के कारण होता है, यहाँ पे आयंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्या होंगे, एटम्स। जैसे कार्बन का एटम है, मान लो ये एटम कार्बन का है, दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये कार्बन देखो, तुम देखोगे डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। फिर ये फर्दर 4 से जुड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे जुड़ते रहेगा, फिर ये फर्दर चार्ज जुड़ेगा ऐसे करके, 1 2 3 4, तो करके ये पूरा नेटवर्क बना लेता है ना। डायमंड का स्ट्रक्चर देखा है किसी ने, तो ऐसा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल फैल के रहता है, तो मतलब पूरा नेटवर्क, यहाँ इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, नेटवर्क सॉलिड बन रहता है। तो इसको, इस सॉलिड को हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं ये जनरली, बस इसमें से जो एक है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में जो होता है, वही सिर्फ क्या होता है, कंडक्टर होता है। और कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर ग्रेफाइट का तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा, हेक्सागोनल शेप में रहता है, स्कूल वगैरह में, बुक में, एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है, और ये पूरा का पूरा लेयर मूव कर जाता है, इसी कारण से वो कंडक्ट करता है। और क्या होता है, मेलेबल, मतलब वो क्या बोलता है, मतलब मूव भी कर सकता है, स्लिपरी होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जोड़ने के लिए, आइटम्स से बने होते हैं। एग्जांपल्स क्या है, कार्बन का डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। SiO2, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट, काफी हार्ड होते हैं। ग्रेफाइट सिर्फ ऐसा जो क्या है, सॉफ्ट है और कंडक्टिंग भी है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, काफी हाई होता है, तो ये हमको ध्यान भी रखना है। और जो भी एग्जांपल्स हमसे दिए गए हैं, हमको बस बताना होता है कि भाई क्या है, किस तरह का सॉलिड है, बता, खत्म, नोट करो। तो तुम्हारे पास जो एग्जांपल रहेंगे, तुमसे बस ये पूछा जाएगा किस तरह के सॉलिड है, बताना है। फिर एग्जाम्पल्स भी नोट करेंगे। हाँ, ये जो एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं इसको नोट करना है अपने को, ये तुम्हारे एनसीईआरटी से उठाए हुए एग्जांपल्स हैं, जो कि काफी चांसेस है आने के एग्जाम में, अगर आएंगे तो ऐसे डायरेक्टली उठ के आ जाएंगे, और आए भी हैं पहले।
सर बोलो सुन रहे। एल्यूमिनियम तो गुड कंडक्टर है ना, तो उसको सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं हम लोग? हाँ एल्युमिनियम को इंड्यूस करता है। एल्युमिनियम एग्जैक्टली नहीं होता, सिलिकॉन के साथ मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। देखेंगे बताएंगे बाद में। सिलिकॉन हमारा, सिलिकॉन के साथ जितने भी है ना, जर्मेनियम वगैरह, ये सब सेमीकंडक्टर्स होता है। बट इसके साथ हम लोग कुछ पेंटावैलेंसी और ट्राइवैलेंसी वाले चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकें, तब एल्युमिनियम ऐड होता है और फॉस्फोरस ऐड होता है। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम अगर देखेंगे, सिर्फ एल्युमिनियम वो क्या है, मेटल है और कंडक्टर है। ध्यान रखना, जितने तुम्हारे तार आते हैं, वायर्स जो होते हैं घर में, बहुत सारे वायर्स जो सस्ते वाले वायर्स होते हैं ना, जो मोटा मोटा दिखेगा तुमको, मार्केट में मिलता है, एल्युमिनियम का बनता है। जो महंगे वायर्स थोड़े, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं अंडर वायरिंग में, कॉपर वो से। कॉपर वायर होते हैं, वो सब थोड़े महंगे होते हैं। एल्युमिनियम वायर सस्ते होते हैं, लेकिन सब तो कंडक्टर है, तभी तो यूज कर रहे हो, है ना। हाँ सर। हो गया नोट। ओके सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, पहचानना है हमको, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट एंड आयनिक सॉलिड कौन कौन। तो फॉस्फोरस जो है P4 किस तरह का सॉलिड होगा? ऑप्शन आंसर मत देखो, खुद से सोचो। P4 किस तरह का सॉलिड है? क्या है P4? P4 का स्ट्रक्चर भी तुम लोग को हम बना के दिखाए केमिकल बॉन्डिंग में, अगर याद होगा तो बना सकते हो। नलिनी याद है? देखो ऐसा होता है, बताए भी थे। ऑर्थोरोम्बिक मतलब व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस अलग अलग तरह का होता है। माचिस में यूज स्ट्रेन होता काफी ज्यादा माचिस में यूज होता है, बताया भी हम, तो एग्जांपल भी दिए तुमको। ये कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? P4 क्या मॉलिक्यूल ही है ना, P4 क्या है एक्चुअल में? मॉलिक्यूल है। है। और मॉलिक्यूल है तो कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर है कि नॉन पोलर, कैसा दिख रहा है तुमको? स्ट्रक्चर कैसा, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो क्या हो जाएगा, पोलर या नॉन नॉन पोलर? पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में कौन सा मॉलिक्यूल सॉलिड कहलाएगा ये, अगर हम एग्जैक्टली बताना चाहें तो? वैन डेर वाल्स। वेंडर वॉल नहीं बोलेंगे इंड्यूस इसको, डाइपोल। नॉन पोलर। इंड्यूस क्या डाइपोल। बोलेंगे इसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। S8, S8 भी तुम्हारा क्या है, मॉलिक्यूल ही है ना। इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हारा क्राउन से बनता है, देखा होगा तुम लोगों ने, बनाया भी होगा बहुत लोगों ने। ठीक है, ऐसा बनता है क्राउन से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बना लेना अपने, जो भी है 8 होता है, इतना ध्यान रखना है। ऐसा कुछ करके बनता है, क्राउन से पता है। तो क्राउन से एसिड का होता है, एसिड में भी 8 मॉलिक्यूल्स। ये भी कैसा है, नॉन पोलर सिमेट्रिकल शेप हो जाएगा। ये भी कैसा सॉलिड हो जाएगा आपके पास? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा? नॉन कैसे? मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 तरह का होता है ना, पोलर, नॉन पोलर नॉन और पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड कैसा है, अभी जैसे एग्जांपल भी देखें। कोवलेंट। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। याद रखना है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे बना हुआ है? Al2O3 कैसे बनता है? एल्युमिनियम +3 से, ऑक्सीजन -2 से। क्या है ये? आयन। आयन से। तो कैसा रहेगा? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। हीलियम, हीलियम क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस। एटम नॉन है, पोलर है। नॉन पोलर है, क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यही वाला। हाँ। Al2Cl6। आयनिक। Al2Cl6 में अगर देखोगे ध्यान से, Al2Cl6, ये एग्जांपल दे रखा है हम लोगों ने, कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, याद करो। बनाना बॉन्डिंग में। बनाना बॉन्डिंग, रिवाइज कर लेना। बनाना बॉन्डिंग में हमने पढ़ा रखा है कि इसके पास क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, याद करो। Cl Cl Cl, एक ये देता है, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम है, एक ये देता है, और 3 Cl से जुड़ा रहता है ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बनता है। तो ये सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि आयनिक बॉन्ड। और कैसा है, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा क्या है, बनाना बॉन्ड भी इसमें है। ये सारे कैसे हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ना कि तुम्हारे आयंस के फॉर्म में। ध्यान रखना, ये कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नोट करो उसको।
सर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा? कोवेलेंट होगा ना? मॉलिक्यूल है ना। कोवेलेंट सॉलिड कब होता है? जब पूरा नेटवर्क बनता है। मतलब देखो फिर से बता रहे, कोवेलेंट सॉलिड कब बनता है? जब कोई एटम हो और दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो और एक सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट तो सब ही है। अब तुम देखोगे ध्यान से, अगर हम बोलेंगे CO2, CO2 कैसा सॉलिड? तुम बताओ CO2 कैसा सॉलिड है? कोवेलेंट सॉलिड है ना। कोवेलेंट। कोवेलेंट हाँ सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। अभी तो तुम पढ़े हो CO2 डबल बॉन्ड हो, फिर CO2 हाँ डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? नॉन पोलर हाँ वंडर वॉल्स। तो ये भी तो कोवलेंट बॉन्ड, ये भी तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो फिर कोवलेंट सॉलिड तो बोल सकते हो उसको। ऐसा नहीं बोलना है। हम क्या देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कि अंदर में क्या है। ध्यान दो, गेटिंग इट? एक CO2 मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, CO2 का CO2 से किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो CO2 का CO2 से कैसा अट्रैक्शन है? मॉलिक्यूल है, फोर्स मॉलिक्यूलर। ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर। नॉन पोलर बोलो ना, नॉन पोलर को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल। हाँ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये जो है ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ। लेकिन अगर हम CO2 के अंदर घुस जाए, CO2 के अंदर घुस जाओ, तो ये CO2 में कौन सा बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है कैसा है? आयनिक है, कोवलेंट है, क्या है ये? वंडरवॉल है, क्या है ये? कोवेलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट है। तो हम अंदर जाके नहीं बात करेंगे। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड देख लें और बोल दे फिर तो कोवलेंट सॉलिड हो गया, ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। आई बात समझ में? हाँ सर। इसीलिए तो अगर हम जब डायमंड की बात करें, डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? कोवलेंट है। कोवेलेंट। और ये एक नेटवर्क बनता है, ऐसा नहीं कि इतने में खत्म हो जाता है। नेटवर्क का मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा है, जितना दूर जाओगे उतना तो चलता रहेगा बैठ के। एक पूरा पूरा फैला हुआ साम्राज्य समझ लो, ऐसा है। ठीक है, तो उस तरह को हम बोलते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। अंदर अंदर नहीं जाना है, बाहर देखना है हमको कि एक मॉलिक्यूल है दूसरे के साथ कैसा बॉन्ड है। अब यहाँ पे मेरे लिए क्या हो, कार्बन मेरा एक पार्ट हो गया। अब दूसरे कार्बन से कैसा है? कोवलेंट है, तो इसलिए इसको कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। CO2 मेरे लिए क्या है? मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा भी क्या है? मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कोवलेंट है क्या यहाँ पे? अब नहीं, अगर कोवलेंट वैंडर होता, वॉल्स। अगर कोवलेंट होता तो हम कहते हैं इसको कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, और वो भी फैला हुआ रहता तो तब बोलते हैं कि एक दूसरे दूसरे से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल वाला भी नहीं है। नॉन पोलर मतलब क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, हाँ सर। ध्यान रखना है कैसे बताओ। तो ये क्लियर रहेगा। जो भी तुम्हारे आइडेंटिटी है, जो भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स जिससे बने हैं, उनको देखो, फिर उससे जज करो कि हाँ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सिलिकेट्स भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। सिलिकेट्स क्या है? SiO2 जो है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट व्हाट? मिट्टी। जो तुम मिट्टी देखते हो ना घर के बाहर जो है मिट्टी, उसी का एग्जांपल, इसी का फॉर्मूला है। SiO2 उसी को बोला जाता है। ठीक है, सिलिकेट्स जितने भी हैं सारे क्या हैं? सारे नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। तुम देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में दिखाए हैं, ऊपर टॉप में ऐसा बना के दिखाते हैं, नेटवर्क रहता है, बहुत सारा रहता है। इसलिए SiO2 भी क्या है तुम्हारा? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है। ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा था बहुत ज्यादा। ये सब कोई काम का है क्या? रुक जाओ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स वही पढ़ी लो, एक बार देख लेते हैं। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम पता है सबको। लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स कंपेयर्ड टू लिक्विड, यही पता है। देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, ये भी पता है। The particles of substance cannot flow, ये भी पता है। The constituent particles have fixed positions. They can oscillate only about their main positions. They have transitional motions only. ये समझ में आया 5th पॉइंट सबको? पढ़ो एक बार। जो भी कांस्टेंट हाँ पार्टिकल्स सर, हैं बहुत सॉलिड्स, टाइट पैक रहेगा इसीलिए ना। जो भी सॉलिड तुम बनाते, जो भी सॉलिड, मान लो अगर ये पेन देखते हैं तो पेन जो भी है किस एटम से बना होगा, है ना। अब ये जो एटम से क्या एटम्स मूव कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। नो तो सर। क्या मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत ही मूवमेंट होता है इसके अंदर। अगर हम इसको गर्म करें तो होगा। यस सर, लाइट होगा। तो मान लो स्टील का ग्लास देखते हैं। स्टील का ग्लास किससे बना हुआ है? आयरन से बना होगा। आयरन कार्बन मिला हुआ है इसमें। तो हाँ, आयरन कार्बन अलॉय। जिसमें है, अलॉयज है, ठीक है, मान लिया, तो एटम ही है ना अल्टीमेटली। तो जब इसको गर्म, अभी तो मूव नहीं कर पड़ा अपनी जगह पे, लेकिन जब इसको हम रख देंगे मतलब आग में रख देंगे, तो क्या ये थोड़ा बहुत मूव करेगा? क्या यस ये सर। यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा एटम? उस तरह से नहीं सर। तो नहीं फिर सर, क्या करेगा? अपनी वहीं पे पोजीशन पे रहेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट। अपनी जगह अपनी पे। पोजीशन पे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और वाइब्रेट करेगा, दैट्स उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है,
ऑस्कुलेट सर। करेगा, वाइब्रेट करेगा, ना कि मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझो। इसके कारण क्या होता है, जैसे तुमने बोला कि सर आयरन है, स्टील था, आयरन अपनी जगह पे पड़ा हुआ था, फिक्स था। अब अगर मान लो अगर हम इसमें करंट लगाते हैं, तार लगा दिए, करंट, इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। क्यों आएगा? गुड कंडक्टर है, गुड मेटल है, ठीक है। कंडक्टर। हाँ। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कंडक्टर हो गया भैया, ठीक है, कंडक्टर है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, गुड कंडक्टर है। अगर हम इसको गर्म कर दिए, इसको हम गर्म कर दिए, ठीक है, थोड़ा गर्म कर दिए मतलब इसको चूल्हे में लेके रख दिए, थोड़ा सा गर्म हो गया, ओके, फिर से इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये सोच के बताओ। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेगा, क्यों जल्दी मूव करेगा? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा। देखो समझाते, और किसी को कुछ लग रहा है, कोई आइडिया? वाइब्रेट होगा क्योंकि इसे। हाँ, और कोई, एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? सर मोशन रैंडम होगा तो शायद नहीं। करंट क्या सर होना चाहिए? हीट बढ़ना मिलेगा तो चाहिए। उसमें हीट मिलेगा तो वो फ्रीली ये मूव कर पाएगा सर। और जल्दी फास्ट सर ये भागे, यही ना? यस सर, यस सर। चलो देखते समझते, लेकिन पता है क्या होता है, ये उल्टा होता है, उल्टा होता है, ये ध्यान भी रखना तुम लोग, ठीक है ना, कि कभी भी किसी को गर्म करो ना, तो गर्म करने पे इलेक्ट्रिसिटी जो है और स्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ाए थे शायद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत, तो चलो वहाँ पे इतना ध्यान नहीं, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाला पार्ट है। तो जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। क्यों घटता है समझो, अब याद रहेगा तुमको हमेशा के लिए। अगर तुम देख रहे हो, मान लो ये आयरन का रॉड है ना, एक रॉड ले लिया हमने आयरन का, अब यहाँ पे हमने मान लो करंट लगाया, तो कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट को कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं इधर, इसी से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा, जितना ज्यादा आराम से जाएगा, उतना होगा। अभी ये जो एटम था फिक्स था अपनी जगह पे, क्या था, बैठा हुआ था, तो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको, मतलब अपनी जगह पे था, पड़ा हुआ था, तो जितना जो टक्कर, मान लो ये जाके टकरा गया इससे, तो इसको नहीं मिला, लेकिन ये वाला जो मिला, ये जो तो बीच में जा पा रहा है, तो जो मूव कर पा रहा है वो कंडक्ट कर रहा है, जो टकरा जा रहा है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सर। यहाँ तक ठीक है। हाँ अब हम यस सर। सर। टेम्परेचर बढ़ा दिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लो पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हम इसको कर दिए 200-250 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा? ये जो आयरन तो है यहीं बैठा आगे है जो कि क्या करेगा? रैंडमली इधर उधर घूमेगा। घूमेगा नहीं, क्या करेगा आयरन? वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करेगी, ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ये भी ऐसे से वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ जब ऐसे से वाइब्रेट करेगा, तो ये पहले सिर्फ इतना जगह छेक रहा था, अब कितना छेक रहा है? इतना इतना ले रहा है, देखो, दिख रहा है सबको? तो क्या जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर यस। से बीच से निकल जा रहा था, अब निकल पाएगा? इसको और ज्यादा मिलेगा नो सर। हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि जो एटम ज्यादा है घूमना वो पड़ेगा। वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनको ज्यादा क्या मिलेगा? हिंड्रेंस मिलेगा, उसको ज्यादा क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। है ना? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे रेसिस्ट करना। रेसिस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? स्टॉप करेगा, स्टॉप कर। रेसिस्ट मतलब क्या? हम रोकेगा उसको रोक उसको। रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, हिंदी वर्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब है कितना रुकाव है, कितना ठहराव है, कितना रोका जा रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसको क्या है, ये जो एटम सब मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसके पाथ को और ज्यादा रोकेंगे, इसके पाथ को और ज्यादा हिंडर करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। घट घट जाएगा सर। जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट करना बढ़ेगा या घटेगा? कम घटेगा। हो जाएगा। कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। और बाकी कोई काम का नहीं है, दे आर रिजिड एंड इनकॉम्प्रेस, सबको पता है, तो सिर्फ 5th पॉइंट नोट करो, बाकी तो सब पता ही है ना, नहीं पता जिसको वो भी नोट कर लो। लेकिन अगर यहाँ पे, चलो पहले नोट करो फिर बता दूंगा। ये तुम लोग को हम थोड़ा सा बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में, याद नहीं है, भूल गए हो लगभग, जब हम पढ़ा रहे थे कंडक्टेंस वाला पार्ट। लास्ट में जेड वाला हाँ, पार्ट।
जेड वाला पार्ट जहाँ पे तुम लोग को हम बताया था कि सॉल्यूशन जब लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बढ़ जाता है कंडक्टिविटी, क्योंकि आयंस होते हैं, आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब मेटल में लेते हैं तो घट जाता है, यही कारण है घटने का। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं सॉलिड और एक होते हैं लिक्विड। मतलब एक सॉलिड मतलब मेटल, मेटल कंडक्टर होता है, और दूसरा क्या है अपने पास, लिक्विड वाले जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, गैल्वेनिक सेल, और कौन दूसरा सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ भाई। पॉजिटिव होता है। कैथोड तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। एनोड में से ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन हो रहा गैल्वेनिक है। सेल में, हाँ तो और कैथोड में रिडक्शन होगा, तो कैथोड में और पॉजिटिव और एनोड में इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिव। वेरी गुड, सही है। हाँ, ध्यान रखना, वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल और में क्या हो सर जाएगा, उल्टा। उल्टा हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी सर गैल्वेनिक सेल में कैथोड से एनोड की तरफ आएगा। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड, सही है। एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट कैथोड से एनोड जाएगा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। रिवीजन रखो प्रॉपर, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन होता है, क्या होता है, और बाकी फॉर्मूला याद है तो बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, निकल गया एग्जाम। हो गया सर, नोट जल्दी करो। तो कंडक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करवा देना पढ़ते पढ़ते, जहाँ से ऐसा कुछ टॉपिक मिलेगा हम रिवाइज भी करा देंगे साथ ही साथ। हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा था, मैं बस यही कह रहा था कि अगर हमारे पास मेटल है, मेटल कंडक्टर है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब NaCl सॉल्यूशन है, उस केस में क्या होगा, आयंस है हमारे पास, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसका जो भागने का स्पीड है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब आयनिक सॉल्यूशन होता है उस केस में हमारा उल्टा हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ कंडक्टिविटी घट रहा है, यहाँ कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। क्यों हो रहा है, क्लियर है, समझ में आया सबको? ऐसे दोनों को ध्यान रखना, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो बात समझ में आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके नोट करते जाओ, बस क्लियर है। ये पुरानी चीजें हैं, हम बस फिर से पढ़ा दे रहे हैं ताकि ध्यान रहे। इसके बाद अब हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड्स को। तो मेनली जो सॉलिड्स हमारे हैं उसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि जिसके एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड हो, मतलब हमको पता है कि एटम कहाँ है और अगला एटम कहाँ होने वाला है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। जैसे मान लो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ये एटम यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, इसको देख के आइडिया लगाते रहे। अगर ऐसा कोई दे रखा तो हम बोल देंगे अगला आइटम यही होगा, इधर देख रहे हैं तो अगला आइटम यही होगा, फिक्स पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न मतलब पक्का पक्की पता है कि यही होने वाला है। अमॉर्फस का मतलब क्या, कुछ पता नहीं कहाँ होगा, अगला एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अमॉर्फस का कोई पैटर्न नहीं है, क्रिस्टलाइन का क्या है, पैटर्न, सिंपल सी बात है। तो जितने क्रिस्टलाइन उसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि जो हमारे लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट, ठीक है, पढ़ा देंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो दो तरह के सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तुमने कभी कभी मिट्टी देखा होगा, बालू देखा होगा, तो देखा है थोड़ा सा ढेला ऐसा कुछ बन जाता है, तो दबा तो दब जाता है बैठ के, देखा है किसी ने? तो वो अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस का मतलब क्या है कि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, कुछ दबाया तुरंत दब गया। लेकिन अगर ईंट उठा लो, ईंट को उठा लो, कुछ ऐसा उठा लो, तो क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स दबेगा नहीं, मतलब क्या है, ट्रू सॉलिड है वो। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए, क्या क्या है थोड़ा समझ लेते हैं।
तो कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स फॉलो अ डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, रिपीटिंग अरेंजमेंट है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, नो पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉलोड, कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, देखो कहीं कहीं भी है, कोई भरोसा नहीं कहाँ, तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। दूसरा, दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब काफी दूर तक पकड़ है इनकी, ठीक है। इसका कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, थोड़ा थोड़ा पता है, दूर का पता नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लिक्विड, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कंडीशन, सम सब्सटेंसेस कैन हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंडीशन। फिर क्या बोले, चलो पहले इसको नोट करो, दोनों नोट करो, हम लिखवाते हैं, बनाओ इसका स्ट्रक्चर कैसा है दोनों को, दो कॉलम बनाओ, फटाफट नोट करते जाओ। इसको शायद 11th में शिफ्ट करने वाले थे ना, सॉलिड स्टेट को अभी किए कि नहीं किए अभी तक, अभी 12th में है ये। सर हम लोग तो आज तक नहीं पढ़े, हम्म, हम लोग के स्कूल में नहीं हुआ अभी तक, ये अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम लोग से 11 में थे ना तो 12 क्लास में शिफ्ट हो गया था, और जब 12 में आए तो 11 में शिफ्ट हो गया था। 11th में थे, 12th में शिफ्ट नहीं हुआ, 12th में शुरू से रहा है, तो पिछले हाँ 15 हाँ साल सर, से 11 12th में में रहा शिफ्ट है, कर दिया था। 11 में शिफ्ट कर दिया, अब शायद 11th में है ना ये, हाँ सर। अब 11th सर में। एला चैप्टर कोई पढ़ाने ही नहीं खोजता है, क्यों? पता नहीं सर, सब बोलते हैं कि बस रट्टा मारने वाला है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुमको क्वेश्चन दे देंगे हिला नहीं पाओगे बैठकर, अच्छे अच्छे लोग नहीं हिला पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, ऐसा नहीं कि मजाक, लेकिन हाँ ठीक है। सर जेई मेंस में ऑक्टाहेड्रल दे देता है और बोलता है कितना नंबर ऑफ एटम्स है। देखो ऐसा भी नहीं है यार, इतना आसान भी तुम लोग लेके चल रहे हो, गजब कर रहे हो, बैठ के बना के देखो, सारे बन जाते क्वेश्चन तुमसे, इतना नहीं आसान बना, थोड़ा ना देगा बैठ के, पढ़े इतना नहीं आसान भी थे नहीं। हाँ पढ़े सर, नहीं तो पढ़ लो एनटीए ना। का मॉक टेस्ट में था। हाँ तो वो बकवास था, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता बैठ के, इतना भी आसान क्वेश्चन जेईई मेंस नहीं देता बैठ के, लेकिन हाँ देगा, कर लेंगे ना, 2-4 क्लास कर लो उसके बाद देखेंगे मतलब सारे सर क्वेश्चन ऐसा पढ़ लो। देता है सर कि जो पढ़ा हुआ है वो आ जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ लिंक दे देता है क्वेश्चन में, ये चीज देखे है सर। लेकिन हर बार नहीं, नीट में तुम्हारा आ जाएगा बंसा, लेकिन जेईई में नहीं आएगा ऐसा, जेईई में क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के रहते हैं, हाँ लेकिन जिसने पढ़ा है वो कर देगा, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन की हमने एक डायगोनल ही हटा दिया उस क्यूब से, तो बताओ कितना मिलेगा क्या मिलेगा, सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है आसान हवा में बना देंगे बस। अगर मतलब तुम इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो एटम्स कहाँ हैं कैसे हैं, तो चैप्टर कमांड हमें इतना ही है। हो गया नोट? नहीं सर, 1 मिनट। जल्दी करें जल्दी करें। टू तक करना था ना सर? क्या? हाँ 2 तक, थर्ड भी कर लो, लेकिन समझो क्या बोल रहे, थर्ड पहले समझ लो उसके बाद। तो क्या कह रहा है कि जो सॉलिड बनेगा, ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन कब बनेगा, जब हम किसी लिक्विड किसी सुनो ध्यान से, इसको नोट कर, नोट लो, हम कहाँ गया इसका कर्सर बार, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम मान लो कोई सॉलिड लेते हैं, सॉलिड ले लिया, अब इसको तुम लिक्विफाई कर दो, तो लिक्विफाई कर दो क्या लिक्विड बन जाएगा, है ना। अब इस लिक्विड को तुम क्या करो, वापस से ठंडा करो, तो जब ठंडा कर, लिक्विड में एटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लो करते, कहीं कहीं भी रहते, घूमते फिरते रहते हैं, सॉलिड में क्या बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। तो अगर हम इस लिक्विड को ठंडा करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं बिल्कुल स्लो प्रोसेस में, तो क्या होगा, आराम आराम से जमेगा, आराम आराम से जमेगा, हर एक का एक पोजीशन फिक्स करके, क्योंकि भाई इक्वी डिस्टेंस फोर्स के अकॉर्डिंग। तो जब उसको तुम आराम आराम से ठंडा करते हो, आराम आराम से जमाते हो, तो जो एटम्स है ना उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि वही अपना एक पैटर्न बना ले, बात समझो। लेकिन अगर हम इसी लिक्विड को जल्दबाजी में कूल कर दें, फटाक से एकदम ठंडा कर दें, लेके आए फ्रिज में डाल दें, तो क्या होगा, वो उसको टाइम मिल पाएगा इतना अच्छे से पैटर्न बनाने का, जा नहीं, कहीं कहीं भी हो जाएगा बैठ के। आधा लिक्विड है। जहाँ आधा सॉलिड लिक्विड नहीं रहेगा, क्या होगा, कहीं भी अगर सॉलिडिफाई हो भी गया तो कैसे सॉलिड होगा, कहीं कहीं भी जम जाएगा, उसको जहां तक टाइम मिल पाए जा पाए, नहीं मिल पाए वहीं जम गया। समझ में आया क्या बता रहे हैं?
तो इसी कारण से जो लिक्विड हमारे पास है, जो लिक्विड मान लो कि कोई लिक्विड अगर हमारे पास पानी ही है ना, या फिर मान लो अगर मेटल ही है हमारा कोई भी है, हम किसी भी चीज को कोई भी चीज को अमॉर्फस भी बना सकते हैं और कोई भी चीज को क्या बना सकते हैं, क्रिस्टलाइन बना सकते हैं। वो मेरे हाथ में है। क्या करेंगे हम, अगर हम उसको सफिशिएंटली आराम आराम से ठंडा करें, बिल्कुल टाइम दे, हम बिल्कुल भट्टी से निकाल, तुम्हारे फैक्ट्री है ही टाटा में, तो ये सब मेटलर्जी में बहुत पढ़ाया जाता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम उस चीज को निकाल के प्रॉपर आराम से हवा में ठंडा करें, हवा में ठंड करने का तरीका होता है, पानी से क्वेंच किया जाता है, तेल के अंदर डाला जाता है, बहुत तरीके से हम लोग स्टील बनाते हैं, अलग अलग तरह का हमको चाहिए होता है स्ट्रेंथ उसमें। तो अगर हम उसको आराम से ठंडा करेंगे तो हमारे आइटम्स को काफी सफिशिएंट टाइम मिलेगा ठंडा होने का, तो एक पैटर्न बना लेते हैं मूव कर करके, तो हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको जल्दबाजी में कूल करेंगे तो क्या मिलेगा, अमॉर्फस मिलेगा। समझ में आ गया बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखना फटाफट, दोनों नोट करो जल्द से। और ये तुम किसी के साथ, ये जो स्टील दिख रहा है ना, वैसे ही स्टील है क्या, अमॉर्फस है क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन, लेकिन इसको चाहेंगे तो हम अमॉर्फस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ सर। कर सकते हैं, हमको इसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा काम। हो गया। और अगर एक ही कंपाउंड के दो चार स्ट्रक्चर हो तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला पॉइंट ये देखो, दीज हैव फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और दूसरे में क्या बोल रहा है, दे हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच दे मेल्ट। अब देखो इसका मतलब समझो क्या बताए, समझना है क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, रट लेते हैं बैठ कर। तो अगर तुम कोई लोहा को पिघलाओ, मान लो कोई लोहा को कभी पिघलते देखा हो तो ठीक है, फिर सिल्वर को पिघलते हुए देखा होगा बहुत लोगों ने। तो अगर तुम उसको जो पिघलाओगे, तो मान लो कि अभी कोई लोहा का एक रॉड ले लिया, अभी सॉलिड फॉर्म में, इसको गर्म कर रहे गर्म कर रहे गर्म कर रहे, तो क्या होता है कि मान लो अगर तुम अभी इसको फिलहाल रख लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तुम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या दिखेगा कि ये सॉलिड सॉलिड रहेगा 100 तक, मान लो या 1000 डिग्री सेल्सियस गया, ये सॉलिड रहेगा। फिर जैसे तुम बढ़ाओगे तुरंत से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बीच में कभी ऐसा नहीं आया कि सॉलिड लिक्विड दोनों हो। कोई मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, कभी तुम्हारे पास वो लंपी फेज नहीं आया कि सॉलिड लिक्विड दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर तुम कोई प्लास्टिक उठा लो, अगर प्लास्टिक को गर्म करो, तो क्या होता है, पहले तुम्हारा सॉलिड है, फिर जैसे तुम देखोगे बीच में क्या आएगा, लंप सा बन जाता है, बिल्कुल स्टिकी टाइप बन जाता है, जहाँ पे सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है। दिख रहा है, सबने देखा होगा इस चीज को, हाँ सर। फैलता है, खिंच जाता है हाँ बैठ के लंबा सा, और फिर जाके वो बहुत गर्म करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जितने भी अमॉर्फस चीजें हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करते, उनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड दोनों रहेगा और फिर जाके लिक्विड बनेगा। लेकिन जितने भी मेटल्स हैं, जितने मेटल्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मेल्ट कर जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉलिड रहेगा। ठीक है, और जैसे एक मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उस टेम्परेचर पे तुम अगर गर्म किया, मान लो कि 1200 डिग्री सेल्सियस तुम ले गए, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो क्या दिखता है हमको कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सबका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि उतने में वो मेल्ट करेगा, उतने में वो जम जाएगा। उनका क्या एक रेंज होता है कि भाई 100 से लेके 150 तक क्या होता है, ये मेल्ट होते रहता है, फिर जाके यहाँ लिक्विड बनता है। एग्जैक्टली 100 तक मान लो सॉलिड है, 100 से 150 तक सॉलिड लिक्विड दोनों है, और 150 पे क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लेकिन मेटल्स में क्या है, अगर कोई मेटल ऐसा है मान लो लेते हैं, तो क्या होगा, 100 जीरो से लेके 1000 तक क्या है, वो सॉलिड है, और जैसे 1000 से ऊपर के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ऐसा समझ ये सकते हो। तो सर रियल गैसेस हाँ, में बताए थे तो यही हम बता रहे हैं। सेकंड तो ईयर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या हम समझ रहे हैं कि जितने भी अमॉर्फस चीजें हैं सबका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मेल्ट करता है, जहाँ पे वो फ्रीज करता है। लेकिन जितने भी क्रिस्टलाइन चीजें हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं या फ्रीज होते हैं। ध्यान रखो, नोट कर लो। फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, बट इनका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ट्रांजिशन फेज होता है। सर एक सेकंड 3 नंबर दिखाइए ना। 3 नंबर थर्ड। यस सर।
से नोट करो। ठीक है, हो गया नोट। फोर्थ भी, एंथैल्पी फ्यूजन कैसे? फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को मेल्ट करना। मेल्ट फ्यूजन सुना है थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा। फ्यूजन मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बनना। मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, फ्यूजन उल्टा चीज होता है। फ्यूजन पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा देंगे एग्जैक्टली। एंथैल्पी मतलब क्या हो गया? हीट। कितना हीट देंगे तो ये हो जाए, इतना हीट को बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हीट, डेल्टा एच। डेल्टा एच इसको बोलते हैं एंथैल्पी फ्यूजन। कितना चेंज दें, कितना हीट दें कि ये फ्यूज हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, ऐसा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी इसको फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। फेज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से गैस बन जाना। वैसे फ्यूजन होता है लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, सर डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाए तो वो solid से क्रिस्टलाइन gas सॉलिड sublimation। होगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। सॉलिड से गैस बने, सॉलिड से लिक्विड बने, कभी बने, कोई कैसे बन सकता है। लेकिन बस ध्यान क्या देना है, अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है। फिक्स टेम्परेचर मतलब क्या है? कोई पक्की टेम्परेचर, जैसे कि तुम कोई मेटल का देखोगे तो कभी भी एल्युमिनियम लिखो, आयरन लिखो, तो थोड़ी ना कभी ऐसा लिखा रहे कि 1200 से 1250 तक होता है। क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। जैसे अगर एल्युमिनियम की बात करें तो 670 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। तो ये फिक्स्ड है। तुम अगर 670 पे हो तो वो लिक्विड रहेगा। 669.9 पे रहोगे तो क्या रहेगा? वो सॉलिड रहेगा। ये समझो बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर 670 डिग्री सेल्सियस मेरा मेल्टिंग पॉइंट है एल्युमिनियम का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 669.9 पे हैं तो क्या है मेरा फॉर्म? सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड। लेकिन जैसे 670.1 चले गए तो क्या हो गया? लिक्विड। जैसे 670 भी चले गए तो क्या हो गया? लिक्विड। लेकिन प्लास्टिक के केस में तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। कोई प्लास्टिक उठा लो, बोलेंगे प्लास्टिक बताओ सॉलिड कब है, लिक्विड कब है, तो कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। क्या होगा? 150, अगर मान लो तुम 100 में वो सॉलिड है तो 150 में क्या होगा? लिक्विड होगा। 150 से ऊपर लिक्विड। लेकिन अगर हम 110 में चले जाए, 120 में चले जाए, सब में क्या होगा? दोनों रहेगा, सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा, सेमी सॉलिड रहेगा। यही कहना चाह रहे हैं हम कि कितने जो भी मेटल्स ऐसा प्रॉपर्टी शो करेंगे, फिक्स पॉइंट शो करेंगे, वो हमारे क्रिस्टलाइन है। जो नहीं करेंगे वो क्या है? अमॉर्फस। आई समझ में बात अब? यस सर। ये भी पॉइंट नोट करो फटाफट, स्टेप नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को समझ में नहीं आता है, किसी समझ में आया तो बता दो पहले, फिर हम बताएंगे। किसी को आता है ये चीज क्या होता है? दीज आर एनाइसोट्रॉपिक। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक, बट इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जिसका अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए। ठीक है, मतलब वेरी कर जाए। जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होंगे? अलग डायरेक्शन में अलग होंगे। लेकिन जितने अमॉर्फस है, अमॉर्फस मतलब कहीं कहीं भी जो है पड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं कि हर डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तुम इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, तुम उस तरफ अगर जाओगे तो प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? सर हाँ, मगर स्ट्रक्चर तो इसका रहता है ना वही तो हम सेम। कह रहे हैं। सोचो ना अच्छे से, क्यों ऐसा बोलते हैं? कोई बताएगा? असफिया? सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो पार्टिकल है काफी अच्छी तरह से ये सजे रहते हैं, हाँ, एंड तो अमोर्फस में रैंडमली इधर उधर रहता है। ठीक है, तो रैंडमली में रहते तो रैंडम होना चाहिए ना वहाँ। तो यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी तो बोल रहा है कि यहीं पे सेम है, इधर बोल रहा है प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये तो उल्टा प्रॉपर्टी बता रहा है। ऐसे क्यों बता रहा है? इसको बोल रहे हैं एनाइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ? अलग डायरेक्शन में अलग। इसको बोल रहे हैं आइसोट्रॉपिक, मतलब हर डायरेक्शन में सेम, जो कि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इसका ही डिसऑर्डर है। इसका बिल्कुल एकदम क्रिस्टलाइन फिक्स पैटर्न है, तो फिक्स तो इसमें होना चाहिए, लेकिन उल्टा कैसे हो गया? एनीवन टू आंसर दिस?
रुकिए सर, सोचते। चलो सोचते हुए रहो, नोट भी करते रहो। बना लो जिससे बना के दिखा रहे हैं, समझा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ट्राई करना तो कर सकते हो। नंदनी, सिमरन, सिमरन तो है ना, सिमरन चलेगी क्या? सर क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका खुद का एक क्रिस्टल लैटिस होता है सर, मतलब कि वो क्रिस्टल लैटिस मतलब कुछ वे में उलोंग अरेंज होता है क्रिस्टल में, इसी के लिए उलोंग का ये फिजिकल प्रॉपर्टी शायद डिफरेंट हो। अरेंज होगा तो सेम होना चाहिए ना। देखो पैटर्न क्या दिख रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है, सब तरफ एक जैसा है। अमॉर्फस में क्या कोई है ये नहीं, कहीं कहीं भी पड़ा हुआ है। तो सोचो थोड़ा सा कैसे अलग अलग हो जा रहा है। रीजन समझ में नहीं आया, किसी को आया सर तो बताओ। यहाँ पे तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहा है अगर ठीक है, देख के आइडिया डायरेक्शन लगा पे। रहे हो। हाँ चलो ठीक है, समझा ही देते हैं जनरल। देखो वही है एक्चुअली, रीजन क्या होता है समझो, बहुत लोग को पता नहीं होता ये चीज। तो समझो क्यों बोलते हैं आइसोट्रॉप। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब अलग डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी, अलग डायरेक्शन में अलग। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, है ना, कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कितना हीट कंडक्ट करेगा या कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो अगर हम देखते हैं इस पैटर्न में जहाँ फिक्स पैटर्न है, तो देखो यार ध्यान से, अगर तुम ऐसे जाते हो, इस डायरेक्शन में जाते हो, तो कितने आइटम तुमको मिल रहे हैं रास्ते में? 4 मिल रहे हैं। 4, ठीक है, ऐसे गए तो 5, कितना 5 मिला? 6, ठीक है, 5 मिले, 10 मिले, मतलब ज्यादा मिल रहे हैं। इधर गए तो कितना मिला? इसमें जो दिख रहा है हमको एक ही मिल रहा है। इधर गए तो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 2। इसी में गए तो एक भी नहीं मिलेगा। क्या हाँ दिख रहा सर। है? तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द फिक्स पैटर्न, हो सकता है कि किसी में बहुत ज्यादा मिले, किसी में बहुत कम मिले। तो अगर ज्यादा आइटम मिलेंगे रास्ते में तो मेरा जो स्पीड है कंडक्टिविटी का वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। जहाँ घट ज्यादा जाएगा। होगा घट जाएगा। टकराएगा, टकराएगा तो घटेगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बहुत बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता है सबको क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या होता है रिफ्रैक्टिव म्यू, इंडेक्स? क्या होता है? म्यू। म्यू मतलब ये बता स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना रहेगा, क्या रहेगा। तो अगर मान लो हाँ, लाइट ही इधर जा रहा है तो लाइट को बहुत ज्यादा हिंड्रेंस मिल रहा है, इधर थोड़ा कम मिल रहा है, इधर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है। तो इधर मेरा क्या होगा, स्पीड बहुत कम हो जाएगा, इधर क्या होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा स्पीड, क्योंकि जितना हिंड्रेंस मिलेगा उतना मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा पैटर्न फिक्स्ड है तो पैटर्न फिक्स होने की वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हिंड्रेंस मिलेगा, जिससे मेरा अलग अलग स्पीड हो जाएगा, जिससे मेरा प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, अलग अलग, है ना। हाँ सर। जैसे जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल कंडक्टिविटी सब क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन जब हम अमॉर्फस की बात करते हैं ना, तो अमॉर्फस में क्या है, रैंडम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। एवरेज का मतलब कि अगर हम मान लो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, तो एवरेज लेते हैं कि ओवरऑल अगर मान लो 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में देखते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ ज्यादा हो लेकिन यहाँ कम हो, तो अल्टीमेट। और अगर मान लो इधर जा रहे हैं तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर में देखते हैं कि कितने आइटम्स आ रहे हैं, तो क्या दिखता है कि ओवरऑल अगर हम देखें ना, लगभग जो आइटम्स होते हैं यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो हो सकता है इसके यहाँ ज्यादा यहाँ कम। तो लगभग जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं हर डायरेक्शन में। जैसे मान लो अगर हम इधर जाए, इधर जाए, तो क्या दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज एग्जैक्ट तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज सेम रहेंगे, बहुत कम का डिफरेंस रहता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेरे प्रॉपर्टीज क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सर यहाँ बट समझ अगर में? हम लोग 20 से अगर नहीं मानते बीच से तो एक मतलब भी तुम यहाँ से आइटम नहीं मानो। मिलेगा। अरे देखो ऐसे मान लो, तुम ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे हाँ चलेगा, सर। ऐसे चलेगा, कहीं भी तुम जाओ ना, 3 क्या मिल फर्क गया पड़ता है। सर। तो हो सकता है हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे, इस डायग्राम में नहीं दिखा रहे, हम तुमको बोल रहे हैं कि बड़े एक 3 आइटम से कोई थोड़ा ना सॉलिड बनता है, करोड़ों करोड़ आइटम होते हैं उसमें। करोड़ बहुत छोटा वर्ड बोल दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो हम एवरेज देखने के लिए कितना हो रहा है, तो क्या दिखता है कि बिकॉज ऑफ देयर डिसऑर्डरनेस, हो सकता है कि इसका यहाँ मिल गया यहाँ ना मिला, इसका यहाँ मिल गया यहाँ ना मिले, इसका यहाँ मिल गया यहाँ ना मिले, किसी का बीच में मिले बाकी तरफ मिले नहीं। तो एवरेज क्या है, हर डायरेक्शन में सेम हो जाता है, इसी कारण से प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, सेम हो सेम। जाता तो ध्यान रखना क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच डायरेक्शन। नोट करो फटाफट। इसी कारण से ऐसा होता है, वरना नहीं होगा।
सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाँ सिर्फ फिजिकल, केमिकल नहीं। फिजिकल में कौन कौन से बताए हमने? कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी जो भी है। समझ में आ रहा है ना सबको क्या बता रहे हैं? हाँ सर। हो गया? So these are the difference between crystalline and amorphous substances. और दोनों ही क्या है? Solids. Crystalline solid, amorphous solid. तो हमने solids की बेसिक्स चीजें पढ़ ली, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं, नोट कर लो। ग्लास, प्लास्टिक, अमॉर्फस सिलिका, रबर, स्टार्च, स्टोन्स, सैंडी स्टोन, सब क्या अमॉर्फस होता है। हो गया सर। चलो ठीक, आगे बढ़ो। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक्स पार्ट में, जिसपे क्वेश्चन जो हमारा बेसिक से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ये देख लेते क्या होता है। तो क्या बोल रहा है कि ईच कांस्टेंट पार्टिकल, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी शेप एटम आयंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो जितने भी आइटम्स है ना उसको हम डॉट से यहाँ पे दिखाएंगे ताकि हमको दिखाने बने, ठीक है। एंड दिस डॉट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो हम क्या बोलते हैं, जितने भी आइटम्स हैं, जिससे मान लो कोई सॉलिड तुम बना रहे हो, एटम से बना हुआ है, तो एटम्स के अरेंजमेंट को हम कैसे दिखाएंगे? अपने डॉट से दिखाएंगे, ये सब एटम्स है। और जितने भी एटम्स है उसको क्या बोलेंगे? उनके पोजिशन को बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट। और ये पूरा सिस्टम, अगर हम पूरे सिस्टम को देखें, मान लो कि अगर मान लो ये मेरा आयरन का या NaCl का स्ट्रक्चर है, तो जितने भी पूरे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पूरे स्ट्रक्चर को अगर पूरा दूर तक देखें तो उसको बोलेंगे हम लैटिस स्ट्रक्चर। कहाँ पे? 3 डायमेंशन, ऊपर भी है, नीचे भी, हर तरफ है। तो पूरा स्ट्रक्चर को लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हर एक पॉइंट, हर एक पोजीशन को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। इसको नोट कर लो फटाफट। लेवियर का लैटिस क्या बोल रखा है? द 3D रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स represented by dots is solid called lattice structure. तो जो अरेंजमेंट है हमारे आइटम्स उसी को हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डॉट 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 लगा हुआ है, सब एटम्स सजे हुए हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। हम अब सिर्फ क्रिस्टलाइन ही पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, अमॉर्फस नहीं पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन ही पढ़ने वाले जितने ही पढ़ेंगे। तो ये जितने भी हैं, इसको अगर और दूर तक देखो, उधर भी जाए इधर भी जाए, सब क्या कहलाए? क्रिस्टलाइन, ये कहलाएगा लैटिस स्ट्रक्चर। और अगर हम किसी पॉइंट को बोलें तो क्या कहलाए? लैटिस पॉइंट। लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। सर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स बोले थे। रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन या इन थ्री डायमेंशन को क्या बोलते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, तुमको दिख रहा है आइटम पूरा अरेंजमेंट है चारों तरफ, चारों तरफ। अगर हम देखें सबसे छोटा वाला पार्ट, जिसको देखा जाए कि हर तरफ वही रिपीट हो रहा है, देखो ये जो छोटा वाला दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है सबको, जो ग्रे कलर से किया हुआ है। इसी को देखो पीछे भी है, इसी को देखो इधर भी, इसी को देखो इधर भी है, यही देखो ऊपर ऊपर भी है। तो जब सबसे छोटा वाला पार्ट उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसको हम किसी भी तरफ रिपीट करें तो हम जितना चाहे उतना सॉलिड बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, जिसको हम हर तरफ बढ़ाते जाएं तो हम जैसा चाहे, जितना बड़ा क्रिस्टल चाहे उतना बना सकते हैं। वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, वही रिपीट होता है हर तरफ। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट।
जैसे कि अगर मान लो अगर हम यहाँ पे 2 डायमेंशन में देखेंगे तो ये मेरा दिख रहा है। अगर हम ऐसा बोल दें कि ये क्या ये मेरा लेटेस ये मेरा यूनिट सेल हो सकता है? नो सर, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्योंकि नहीं वो है, इससे छोटा ही पॉसिबल है। यस सर। ठीक है। और भी जैसे मान लो मतलब कोई भी तरह का दे सकता है बैठ के तुमको। बताओ देखते हैं। तो जैसा भी तुमको दिख रखा हो तुमको ध्यान रखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और उसको अगर हम कहीं भी रिपीट करें तो हमको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाए, मतलब वो सही है। डेफिनेशन में दे रहा है, बोल रहा है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। मतलब अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते जाएं तो हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा जो हमको चाहिए, जितना बड़ा चाहिए। हो गया? ठीक है। फिर हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं अलग अलग नेचर पे, वो हमको ध्यान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको समझ लो, कुछ नहीं है। तो लेट्स सी क्या है। अगर हम बात करें यूनिट सेल की तो यूनिट सेल कैसे बनता है देखोगे यहाँ ध्यान से तो क्या दिख रहा है, छोटा सा पार्ट है। अगर हम इसी चीज को यहाँ समझें, देखो यहाँ दे भी रखा है, समझने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ऐसे दिखा दें तो बनाएंगे अच्छे से। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो क्या दिख रहा है कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे यह थोड़ा सा नहीं रहा है, ठीक है। तो यही देख लो, ये समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ड्राइंग करने में दिक्कत है, प्लास्टिक है ना। तो यहाँ अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये जो है क्यूब दिख रहा है हमको, राइट। अगर हम मान लो इसको बोल देते हैं ए, इसको हमने बोल दिया ए बोल दिया है, इसको हमने बी बोल दिया है, इसको हमने सी बोल दिया है। ठीक, अलग अलग लेंथ है। और इसके बीच के जो एंगल है उन लोगों को भी हम ऐसे दे रहे हैं, इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिए गामा, इसको बोल दिए बीटा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो मेरा ये क्यूब है, ठीक है, रुक एक बना ही दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बता रहा है। अगर कलर पे देख लो, अगर हम इसको बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं ए, इस लेंथ को बोलते हैं बी, इस लेंथ को बोलते हैं सी। कोड याद रखना है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसको हम जितना वैरी करना चाहेंगे वैसा मेरा बन जाएगा स्ट्रक्चर। हो सकता है क्यूबॉइड। अभी परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब ए बी सी सब बराबर हो, है ना। लेकिन अगर हम ए बी सी किसी को भी अलग कर दे तो हो सकता है कि मेरा शेप अलग हो जाए, क्यूबॉइड बन जाए, क्यूबॉइड से कुछ और बन जाए, है ना, अलग अलग शेप आ जाएगा। और अगर हम एंगल को भी डिफर करते चले, मान लो कि ए बी के जो बीच का एंगल उसको बोले, ए बी के बीच है तो क्या बोल देंगे, गामा बोल देंगे। ए सी के बीच है तो बोल देंगे बीटा। और बीसी की और कौन सा बच रहा है, और बच रहा है अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा होगा हमारा बीसी के बीच, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल दिखा है उसको बोल देंगे हम लोग अल्फा। तो क्या दिख रहा है कि अगर हम इस एंगल्स को भी बदलते जाए तो मेरा जो शेप है उसको वो भी क्या होगा, बदलता जाएगा। तो क्या दिख रहा है, टोटल कितने पैरामीटर्स हमारे पास है, 3 पैरामीटर। लेंथ वाला ए बी सी जो लेंथ दिखा रहा है, और 3 पैरामीटर कौन है, जो एंगल अल्फा बीटा गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर्स है हमारे पास, 6 पैरामीटर्स है। जिसको वेरी करेंगे तो हमारा यूनिट सेल भी क्या होगा, बदलता जाएगा, अलग अलग शेप का आता जाएगा। क्लियर सबको? बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना है, ए बी सी होता है, अल्फा बीटा गामा होता है ना। तो कैसे याद रखना है कि ए बी के बीच होगा गामा, बी सी के बीच होगा अल्फा, और ए सी के बीच क्या हो जाएगा, बीटा। ए सी बीटा, ए सी के बीच कौन होगा, बीटा। तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए अल्फा बीटा गामा कौन है, तुमको हमेशा ऐसे दिखाना होगा, ध्यान रखना, जैसा दिखा रखे जैसे यहाँ दिखा रखे। तो टोटल 6 पैरामीटर है, 3 लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो उसके जो भी एजेस हैं, 3 एज है हमारे पास और 3 एंगल्स हैं। लेंथ ऑफ एजेस और 3 क्या है, एंगल बिटवीन द एजेस।
angle between the edges. सर अगर मेरा ट्रायंगल शेप का बन गया यूनिट सेल तो यूनिट सेल ट्रायंगल शेप का नहीं हो सकता, वो 3D में होना चाहिए, ध्यान रखना तुमको, 3D में ही होना चाहिए, 2D में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी स्ट्रक्चर है ना 3D में है, ये पेन 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में नहीं है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम्स को अगर हम अरेंज करें तो जो हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो क्यूब ही आता है। सर ABC किसी को तो भी मान सकते हैं ना सर इसमें, और अल्फा बीटा ABC गामा। किसी को मान सकते, ABC किसी को मान सकते, लेकिन AB के बीच का जो एंगल है उसको हमेशा क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। ठीक। जैसे AB मेरा पहला दूसरा है तो इसका तीसरा कौन है, गामा हो गया, गामा आ गया। BC में दूसरा तीसरा तो पहला कौन है, अल्फा आ गया, ऐसा। और AC के बीच बीटा। फटाफट नोट करो। तो अगर हम इन 6 पैरामीटर्स को, इसके बाद थोड़ा रुकना है, बाद में बताएंगे, जल्दी से नोट करो। तो 6 पैरामीटर्स हमारे आ गए, ये देख लेना। नोट हो गया ना, क्या नोट कर रहे थे? हो गया सर। जस्ट नोट कर लो, कंप्लीट कर दो इसको, बाद में बताएंगे क्या है पैरेललोग्राम वगैरह। हाँ, तो अगर हम इसी तरह से क्या करते हैं, हर एक को अलग अलग करते हैं, 3 डायमेंशन में अलग अलग कर लेते हैं बैठ के। तो यहाँ समझ लो पहले क्या बता रहे हैं हम, यहाँ पे 2 चीज समझेंगे बैठ के। ये चीज हो गया, रुक जाओ, अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एटम्स, और दूसरा ये वाला। तो अगर हम समझे, आप 2 तरह से चीज बताने वाले, क्या बताने वाले समझ लो, पहले लिखा हुआ भी बता भी देंगे। तो हमने पहले क्या देखा कि हमारा टोटल कितने 6 पैरामीटर्स हैं, ABC और अल्फा बीटा गामा, जिसको जितना चेंज करेंगे उतना उतना तक यूनिट सेल मिल जाएगा। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स on the basis of position of atoms. एटम्स कहाँ कहाँ है तो कैसा कैसा पोजीशन रहेगा उसका। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस ऑफ एटम्स, वो देख लेते हैं पहले कितने तरह के होते हैं। ये थोड़ा सा हेडिंग टाइप का लिख लेना, कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं एटम्स के पोजीशन के बेसिस पे, कि कहाँ कहाँ एटम्स होंगे तो किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। तो उसको ना 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं मेनली। पहला पार्ट होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव को हम 3 तरह से डिराइव करते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ECC। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC का फुल फॉर्म क्या है पता है? फेस सेंटर्ड। सर फेस सेंटर बॉडी सेंटर है। हाँ, नोट कर लो बस, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा। तो टोटल हमारे पास टोटल कितने होंगे, 4 तरह से होंगे। कौन कौन से वो देख लेंगे, अभी समझेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, घबराना नहीं है। हाँ सर एंड है कि एज हमारा। क्या बोलो, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। सब BCC है क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बताएंगे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे कैसा होता है, क्या सर होता है। BCC है, और थर्ड वाला क्या है सर? सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में। एंड सेंटर्ड, एंड मतलब बताएंगे, दिखाएंगे, रुक जाओ, पहले लिख लो क्या है कैसा होता है, सब दिखाएंगे, समझना है पहले कैसा है। तो पहला हम देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होता है, उसके बाद देखेंगे नॉन प्रिमिटिव कैसा होता है, हर एक का एग्जांपल देखेंगे। नोट हो जाए तो बताना। हाँ सर हो तो गया। समझने के लिए थोड़ा इधर आ जाओ, फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी तुमको मिलेगा, रुक जाओ 2 मिनट।
कहाँ गया? हाँ ठीक है, इस वीडियो को देखो, प्ले करते हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो हम लोग ही बनाया है, मैं पहले मतलब मिर्जू से पहले मैं अवंती लर्निंग सेंटर जैसे एक इंस्टीट्यूट था जिसमें मैं वर्क करता था स्टार्टिंग में, जब मैं कॉलेज से निकला था। तो रुक जो प्ले कर रहे हैं इसको। तो अवंती लर्निंग सेंटर में हम लोग क्या करते थे ना कि वीडियोस बनाते थे, वीडियोस बना के पढ़ाते थे। पहले ये 2014 की बात है, जब मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था। ठीक है, तो मेरे वीडियो कंटेंट्स भी काफ़ी हैं, सारे केमिस्ट्री का पूरा बना के रखे हुए हैं। तो खैर अब तो सब जगह ऑनलाइन, और उसमें ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था कि हर जगह ऑनलाइन हो, तो उस समय बनाया हुआ है ये चीज़। तो ये देखो कैसा है, क्या समझ में अच्छे से थोड़ा सा है। बैठ के प्ले करते हैं, देखो 2 मिनट क्लैरिटी के लिए, कैसा होता है यूनिट सेल, क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है सेप, समझने के लिए। और हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएंगे क्या होता है, 2 मिनट देख लो बैठकर। तो यूनिट सेल मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर है? बीसीसी, एफसीसी और तुम्हारा सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड व्यू देख लो। सबको दिख रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ देख। सर, पर आवाज नहीं आ रही। हम समझा देंगे। देख लो स्ट्रक्चर, उसके बाद दिखाते हैं। तुम लोग को आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है ना इसका? नो हाँ सर। सर। नो सर। ठीक है, रुक जाओ। आवाज नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या, या तुम लोग को लिंक दे देंगे उस पर। रुक जाओ, प्ले करने से पहले इसको होने दो, उसके बाद मैंने दिखाने का काम है हमको, दिखा दो। प्ले हो जाए भाई। होल्ड करो, देखो दिख रहा है। देखो दिख रहा है तुम लोग को, एक ग्रीन कलर का कुछ चल रहा है। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो सब लोग पहले ध्यान से देखो कि दिख रहा है तुमको, क्या दिख, क्या घूम रहा है? यस हाँ सर। सर। ये क्या है? अपने आइटम्स है। आइटम जो है घूम रहे हैं, मतलब वो तुम्हारा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, हर एक आइटम ग्रीन से दिखा रहे हैं, और वो ऐसा ही तुम्हारे सराउंडिंग में होता है जो हमारे पास 3D में देख रहे हैं उसको बैठ के। अब ध्यान से देखना कैसे दिखा है। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? सिंपल क्यूबिक जो हम देखेंगे, मतलब कि किसी एक क्यूब को पकड़ लो, उस क्यूब में अगर हम देखेंगे तो देखो कैसे उसका आएगा, वो भी समझते बैठे, जब दिखाएगा दिखाते बैठे। होल्ड करो, देखो जिसको दिखाया गया सेंटर पे, उस सेंटर को फोकस करो। ठीक है, तो देखो कितने आइटम से वो टच कर रहे हैं। तो कितने एटम को टच कर डायरेक्टली? रुक जाओ, अभी दिखा है, थोड़ा सा और रुक जाओ। 6। सिंपल को भी क्या होता है वो दिखा दे। 6 को टच करो, रुक जाओ, देखो ध्यान से। बीसीसी क्या होता है वो समझो थोड़ा सा ना, तुम लोग को इधर भी दिखा, उसके बाद थोड़ा सा और क्लैरिटी। रुक जाओ, एक बार थोड़ा सा रब बना देना, फिर दिखाएंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो वेट कर लो। देखो सिंपल क्यूबिक जो हमने बताया तुमको, सिंपल क्यूबिक क्या होता है वो समझ लो पहले। कि अगर मान लो हमारा क्यूब है, ठीक है, उसको देखने के बाद थोड़ा और समझ में अच्छे से आएगा। मान लो ये मेरा क्यूब है, तो अगर हम सिर्फ आइटम्स को कहाँ रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखते हैं। ये कॉर्नर्स पे हमने आइटम्स रखती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे जो 8 आइटम्स हैं कहाँ रखे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो हमको मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जब तुम आइटम्स यहाँ ऐसे रख रहे हो तो आइटम्स कहाँ होने वाले हैं? अगर तुम देखोगे तो ध्यान से, तो कैसा होगा? इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो तो कुछ ऐसा होता है, वो भी समझ लो। अगर हम इसको बनाते हैं ऐसा करके, तो आइटम देखो कैसे होंगे। ये तो हम डॉट से दिखे, लेकिन डॉट तो आइटम होगा नहीं। आइटम कैसा होगा? ऐसा होगा। ये एक आइटम रहा बड़ा हमारा। बड़ा होगा। हाँ, दूसरा आइटम बिल्कुल उसको टच कर रहा होगा। तीसरा भी आइटम क्या करोगे? उसको ऐसे ये टच कर रहा है, दिख रहा है सबको ऐसे अच्छे से? हाँ सर। यस चौथा सर। भी क्या, इसको टच करो। तो जो हमको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो आइटम, अगर हम मान लो क्यूब का एज लेंथ को ए बोलते हैं, ध्यान देना, और इस आइटम के रेडियस को आर बोलते हैं,
तो ए और आर में रिलेशन क्या होगा? A is equal to 2 हो R. जाएगा 2R देख रहे हैं सबको? ए इक्वल टू आर, ये आर और आर इक्वल टू आर आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट लिखेंगे सिंपल यूनिट। लिखो फटाफट, नोट करो उसको बैठ के, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें हमारा एक और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, वो भी लिख लो। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस। ये सब देखो बेसिक्स, अगर ये समझ में आ गया ना तो चैप्टर तुमको समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब हवा में निकल जाएगा। तो एक बार बस देख लेना है, दोबारा तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। कितना आ रहा है? इक्वल टू आर आ रहा है, ये याद रखना है हमको, बैठ के बॉक्स में डाल देंगे जो चीज को। और अगर हम बात करें, फिर इसको नोट कर लेते हैं। कितने लैटिस पॉइंट्स अंदर हैं? लैटिस पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे? 8. 8। क्या बोलेंगे? 8 एटम्स हमारे इसमें आते हैं। तो देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स। कहाँ पे? इन सिंपल क्यूबिक। हो गया? बन गया सबका? हो गया सर। ठीक है, तो देखो दो चीज हम समझ गए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, लैटिस पॉइंट्स। अब तीसरा चीज हम एक और समझेंगे जिसको लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो समझने के लिए बस ध्यान देना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर का मतलब नजदीक में कौन कौन सा पड़ोसी है तुम्हारा, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर का मतलब है कि कितने एटम को डायरेक्टली टच कर रहा है, या फिर अगर टच नहीं कर पा रहा तो नजदीक में कौन कौन सा है, इसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ऐसा तो है नहीं कि यही एक यूनिट सेल, इसके बगल में यूनिट सेल भी है, इसके ऊपर भी है, इसके पीछे भी, इसके आगे भी, इसके नीचे भी, हर तरफ यूनिट सेल बना हुआ है ना? Yes sir. ठीक है। तो अगर हम किसी आइटम पे फोकस करें, मान लो हम इसी आइटम पे फोकस करते हैं, तो हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली ये आइटम कितने आइटम्स को टच कर रहा है। तो क्या दिख रहा है? ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको भी टच 4. कर रहा होगा, नीचे वाला जो है, जो नीचे में उसको भी टच कर रहा होगा। Yes तीन sir. को तो यहीं टच कर रहा है, लेकिन एक इसके सामने आगे वाला पीछे भी दिख रहा है, आगे पीछे भी है आइटम। तो इसके लिए तुम थोड़ा वीडियो देखो फिर से, जहाँ पे वीडियो दिखा रहे थे वो आ जाओ देखने के लिए, तो तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ कितने आइटम्स को टच करता है एग्जैक्टली। जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा ग्रीन कलर से, रुक जाओ थोड़ा और देखो। हाँ देखो, ये तुमको दिख रहा है, यही तुम्हारा क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहा है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पैटर्न्स पड़े हुए हैं, दिख रहा है सबको? Yes sir. ये सारे क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे, मतलब बिल्कुल सिंपल क्यूबिक है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे आइटम रखा और कहीं आइटम नहीं रखा है हमारे पास। तो अगर हम देखेंगे किसी भी आइटम को, तो क्या दिख रहा है कि अगर मान लो बीच वाले आइटम को देखो जो पिंक कलर से किया है हमने, कितने को टच कर रहा है? एक पीछे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक ऊपर और एक नीचे, है ना? तो कितने होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? 6 हो जाएगा। 6. तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। 6 6. दिख रहा है सबको? देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। क्लियर सबको कैसे दिखा रहे हैं? इसको तुम चाहो तो रूम में भी सोच सकते हो कि मेरा रूम है, रूम एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर का ये दीवार को टच करेगा, इधर वाला टच करेगा। तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अभी हम दिखा नहीं सकते तुमको यहाँ पे 3D यूट्यूब है, मतलब वीडियो से हम करवा रहे, क्लासरूम में हम करवा देते, लेकिन तुमको भी इसको देख के समझना है कि मान लो मेरा यही रूम है। क्लियर सबको यहाँ तक समझ में आएगा कैसे बता रहे हैं? ऐसे इसमें नोट कर लो पहले कि 6 होता है। अब देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो ये देख ही लो, फिर वहां पे लिख लेंगे फटाफट। तो बॉडी सेंटर्ड का, पहले रुक जाओ इसको पॉज करते, पहले यहाँ तक हम समझ उसके बात करेंगे, वेट करना। तो यहाँ पे नोट कर लो इस चीज को कि लिख लो वहां पे कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सिंपल वे में कितना है? 6। देख लिया सबको? दिख भी रहा है अच्छे से? हो गया नोट यहाँ तक? Yes sir. इसमें आ जाओ नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, जिसको बोलते से हैं बॉडी डेफिनेशन सेंटर। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर। का बस नियरेस्ट नेबर, डेफिनेशन तुमको बोर्ड में थोड़ा लिखना है बैठ के, लिख लो नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी आइटम।
किसी भी एटम को तुम पकड़ लो, सिर्फ इसको नहीं, इसको पकड़ोगे तो वही हाल। हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन में कितना रहेगा? 6 ही रहेगा, चाहे कोई भी एटम पकड़ लो तुम सिंपल क्यूबिक में। ठीक है। हाँ सर। दूसरा है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जब हम इसकी बात करते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या देखना, ध्यान रखना है, यहाँ फिर से हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो देखो क्या एटम हमारे कहाँ कहाँ होंगे, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, चार आठों कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस बार हमारा एटम जो है बीच में रहेगा, कहाँ पे? इस बॉडी के बीचों बीच। मतलब समझ लो ये रूम है हमारा, तो रूम तुमको पता है कैसा रेक्टेंगुलर रूम होता है, तो रूम के बीचों बीच हवा में, मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा बीच में कहीं ना एक एटम रखा हुआ है, और आठों कॉर्नर वाला एटम उसको टच करो। इसको समझने के लिए क्या समझना है, बीच में एक एटम रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी एटम रखे हुए। अब मान लो कोई चीज तुम बीच में डाल दोगे, तो पहले जो तुम्हारा ये और ये टच कर रहा था, अब टच कर पाएगा? समझो इस चीज को। दूर हो जाएगा। अगर तुमने नो बीच में बड़ा सा एटम डाल दिया है, सेम साइज का, जितना ये साइज है उतना ही साइज इसका भी है, तो अगर बड़ा सा बीच में एटम तुम डाल दोगे, तो पहले क्या देखे थे, पहले देखे थे तुम कि ये दोनों टच कर रहा था आराम से, मस्त एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ था, क्योंकि बीच में हाँ कुछ सर। था नहीं। लेकिन जैसे तुम यहाँ पे डाल दिए हो, तो क्या होगा, बीच में कुछ अगर अंदर आ गया तो फैलना पड़ेगा उसको, और जब फैलेगा तो क्या ये दूसरे को टच कर पाएगा? कोई भी नहीं नो कॉर्नर सर। कॉर्नर टच कर पाएगा? कॉर्नर कॉर्नर नहीं टच सर। नहीं कर पाएगा। तो हमको यही देखना है कि रिलेशन क्या होगा इसके ए और आर का। तो पहला चीज हम ये समझ सकते हैं कि इसका लेटेस्ट पॉइंट कितना हो गया, पहले ये बता दो। टोटल कितने लेटेस्ट पॉइंट्स है बीसीसी में, कितने हैं? 9 सर। 9। गिनना है, कुछ नहीं करना, 8 और 1 9। 9 आइटम हमारे इसमें आ गए। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर वो देखना है, रिलेशन सर बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब एज लेंथ, आर मतलब रेडियस ऑफ एटम। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ा तुमको। देखो कैसे, पहले यहाँ देख लो वीडियो सर पे वापस लैटिस आके। पॉइंट तो ये 8 ही ना होगा लेटेस्ट सर? पॉइंट, अरे 8 तो कॉर्नर है ना बेटा, और बीच में भी तो एक ही यस पड़ा सर। हुआ, इसको भूल गए? हाँ सर। बॉडी का सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पे भी क्या एक एटम रखा हुआ है, यस सर। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। बोलो। 9। हाँ चलो ठीक है, पहले इसको थोड़ा बना लो रफ में, फिर आगे दिखाते हैं। छोड़ो यार। देखो एटम कहाँ है, यहाँ एक एटम रखा हुआ है, यहाँ एटम रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, आठों कॉर्नर पे डाल दो। और एक कहाँ है, बीचों बीच पड़ा हुआ है हवा में, ऐसा बॉडी के बीच, उस क्यूब के बीच में एकदम। फटाफट नोट करो। सर बोलो वो सुन रहे पिछले वाले सिंपल क्यूबिक में हैं। एकदम लास्ट वाला जो एटम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। सबका 6 होगा, दिखा दे, रुक जाओ। लास्ट तो कुछ बनता नहीं, लास्ट क्या होता है, तुम वहीं पे खत्म क्यों करो, तुम उसके बाद भी चलो ना, उसके बाद भी क्यों बन रहा है? क्यों ऐसा नहीं कि यहीं पे है, इधर भी जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है, तो हम जितना दिखा रहे हैं उतना थोड़ा ना, उसके बाद भी होगा, हम सब थोड़ा दिखा सकते हैं। अच्छा मतलब सर वो एंड पॉइंट नहीं है? एंड पॉइंट कहीं नहीं है। ओके सर। नोट करो, नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सबका नोट हो गया है? देखो यहाँ पे वापस, इधर देखो, यहाँ देख लो, इसको प्ले कर, बीसीसी वाले को प्ले कर। बीसीसी में क्या था देखो, समझते हैं फिर से। देखो ये दिख भी रहा है, यहाँ देखो नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है यहाँ पे देखो, येलो वाला से। यस सर। इसको देखो, ये देखो येलो वाला जो नीचे दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, एटम दिख रहा है, कॉर्नर कॉर्नर बीच में दिख रहा है, बैठा हुआ है, देखो दिख रहा है सबको। हाँ सर।
देखो कैसे दिख रहा है, देखो क्लियर हो रहा है आइडिया। हाँ सर। बीच में एक एटम पड़ा हुआ है और वो चारों सबसे घिरा हुआ है, देखो कैसा दिख रहा है। तो देखो कौन सा टच करें, कौन किसको टच कर रहे होंगे, सिंपल को समझ में आ ही गया था। रुको यहाँ भी देख लो, सो क्लैरिटी का समझ में आएगा। देखो दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे दिख रहा है बीच में कुछ गैप बच जा रहा है, सब टच नहीं कर रहा है। और टच कौन कर रहा है, कौन कौन टच कर रहे हैं, बॉडी सेंटर और टच कर रहा है सबको। सबको टच कर रहा है। और अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या दिख रहा है कि कोई भी कॉर्नर, इस कॉर्नर को पकड़ लो और उसका अपोजिट कॉर्नर इसको पकड़ लो और बीच वाला एटम को पकड़ लो, तो ये पूरा का पूरा डायगोनल। डायगोनल दिख रहा है, आपस में टच कर रहे हैं। देखो सबको दिख रहा है, सबसे समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ। देखो यहाँ पे पेन उठा ही लेते हैं, ये तो फायदा है, एक ऑनलाइन क्लास का कुछ तो फायदा उठा ही लेते हैं। देखो यहाँ पे ये अपना है, ये एक सेंटर है और ये सेंटर, ये तीनों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी का डायगोनल हो जाएगा, है ना। हाँ और ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो कितना आर हो गया, 3R 4 आर। 3R। नहीं आर 4R। आर 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 4R ये सर। ये 4R, डायमीटर है yes. ब्लू वाले का, 2 आर डायमीटर आ गया और इसका एक आर, इसका एक 4 आर आ गया। और 4 आर कितना हो जाएगा, मान लो अगर ये मेरा क्यूब है, ठीक है, इसका डायगोनल है ना। हाँ सर। Yes, डायगोनल कितना हो क्यूब का, क्यूब का डायगोनल A√3। जिसको नहीं आता निकालना आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम पूछे इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकालना नहीं आता तो बेसिक्स पाइथागोरस थ्योरम सबको आता होगा, है ना। तो तुम क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो पहले। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है इसका डायगोनल हाँ। है, ये एक ये है और एक ये है। तो पहले तो तुम ये निकाल लो कि अगर हम इसका, ये भी ए होगा, और अगर हम इसमें देखते हैं ये भी है ये भी है, तो ये भी एक बन रहा है राइट एंगल A√2 ट्रायंगल। हो जाएगा वो। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये वाला लेंथ देख के बताओ। A√2। अगर ये भी ए है, ये भी है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना होगा, √2 है। हाँ हाँ है ना, सब लोग बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो नीचे वाला √2 हो गया। अब ये नीचे वाला बेस और ये ऊपर वाला एज, ये तीनों को मिला देंगे तो बड़का ट्रायंगल बन जाएगा जिसका हमारा हाँ। डायगोनल है। तो ये ए है और ये √2 है, तो ये कितना होगा, √3A। a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, √3a का होल, तो ये कितना हो जाएगा, √3a। तो क्या बोलेंगे कि इसका जो लेंथ है कितना है, √3A। तो इसको फटाफट नोट करो। तो ये रिलेशन क्या आ गया अपना, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर बीसीसी, वर्ल्ड सेंटर्ड क्यूब। तो यहाँ 4 रेडियस कैसे होगा? तो देखो अगर ये क्यूब है हमारे पास, तो इस ग्रीन वाले एटम का रेडियस होगा ना। देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ देखो ये दिख रहा है पीला वाला, ये रेडियस है। और ये जो बीच वाला एटम, इसका 2 रेडियस होगा ना, ये भी आर और ये भी आर। डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस, 2 रेडियस। सारे नहीं है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा है। हाँ सर। और फिर ये यहाँ से यहाँ पकड़ा, तो ये कितना, फिर से एक रेडियस। तो ये जो है अपना डायगोनल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रेडियस आ गए, कितने रेडियस आ गए, देखो 1 2 3 4। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। हाँ हाँ सर। एक एटम का रेडियस, एक बीच वाले एटम का डायमीटर और इधर वाले का रेडियस, तो टोटल कितने रेडियस, 4 रेडियस। तो 4 रेडियस इक्वल टू कितना, ये पूरा लेंथ √3 है जैसे निकाला है। जिसको किसी को दिक्कत हो फिर से पूछ लो, बता देंगे। सर बोलो। सर अभी तो समझ में आ जा रहा, पर जब रिवीजन करेंगे तो इमेजिनेशन कैसे करेंगे इतना? याद रख लेना यार, इतना तो इमेजिन कर सकते हो, रूम में बैठे हो तुम, ये एटम पड़ा हुआ है, ये भी फॉर्मूला एटम है, याद। बीच में एक एटम। देखो हम कुछ याद नहीं करना चाहते हैं अभी। रूम अगर हम क्लास में होते तो क्लास का एग्जांपल दे देते हैं। तो तुम सोचो ना, तुम भी तो रूम में बैठे हो, कहीं तो ना आसमान के नीचे बैठे हो, रूम में बैठे हो ना। रूम में बैठे। तो रूम कैसा दिखता है, क्यूबिक नहीं है तुम्हारा क्या, हाँ सर है। क्यूबिक है तो पकड़ लो, एक एटम कॉर्नर वाला, एक दूसरा कॉर्नर नीचे वाला, बीच में एक एटम पकड़ लो। तो उसका रेडियस, इसका डायमीटर, उसका रेडियस टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर। कितना हो गया, सब मिला लो, जोड़ दो पकड़ के। हाँ।
4r, और उसका तुमको पता है अगर एज लेंथ a है मेरा, तो a है ये लेंथ, नीचे वाला ये भी a लेंथ है, तो नीचे वाला बेस कितना √2a हो गया, तो ये √2 हाँ और ये सर। a है तो कितना √3 हो गया, खत्म काम। नहीं सर, ये आर वाला बोल रहे थे। r तो समझ में आ ही गया, बीच में एक एटम, हाँ। 2 रेडियस, हम्म। एटम का डायमीटर क्या 2 रेडियस होता है कि नहीं होता है, हाँ सर। और ऊपर एक एटम है और एक नीचे हम्म। एटम है, तो उसका रेडियस है, उसका रेडियस है, तो कितना टोटल रेडियस आ गया जो टच कर रहा है, 4 रेडियस। तो वही तो बोल रहे देखो, ये एटम उस कॉर्नर वाला, ये वाला कॉर्नर ये एटम, नीचे वाला कॉर्नर ये एटम, ठीक है, और बीच में ये ब्लू वाला एटम, कितना आ गया, डायमीटर, हाँ रेडियस 2 है आर और उसका आर आर आर, हाँ। नोट करो। समझो बात को, फिर देखते हैं आगे। रूबिक्स क्यूब खरीद लेना आसानी होगा। नहीं इतना भी नहीं हो गया, समझ में आ गया ना, देख लो ध्यान से। रूबिक्स क्यूब में इतना थोड़ा क्लैरिटी आएगा, उसमें तो सब क्यूब देता है। हाँ सर, उसमें क्यूब है। तो क्या है, टर्म्स में दिखेंगे। समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा समझा दिया, अभी बोलो नहीं आ रहा तो फिर से ट्राई नहीं करेंगे। सर, अभी समझ में आएगा। आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, और अगर हम बात करें सबको हो गया, हटा दें कि अभी बना रहे हो, हो गया सर। हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये ब्लू आइटम कितने को टच कर रहा है, 8 कितने को टच कर, 8 को टच कर रहा है ना, है ना। यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो हम कोशिश करते हैं समझाने का, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो जैसे कि तुमको ये दिख रहा है ना, ब्लू आइटम 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, अगर तुम इसी को तुम बड़े रूप में देखोगे ना, मान लो कि ये रूम है, इसके बगल में भी एक रूम होगा, देखो है कि नहीं, दिखाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो इसी तरह से ना हर एक आइटम का 8 ही होता है, अगर तुम कॉर्नर वाले आइटम को पकड़ोगे ना, उसका भी 8 ही होगा, देखते हैं है कि नहीं दिया हुआ, समझते हैं। दिख रहा है 8 को टच कर रहा है सबको। हाँ सर। सर तो हर एक का 8 कैसे होगा? बता रुक जाओ, इसमें देखते दिखाया है कि नहीं दिखाया, वरना हम कोशिश करेंगे समझाने का तुमको। कॉर्नर वाले आइटम को देख लो, देखो ध्यान दो। अब देखो क्या है, तुम्हारे पास जो ग्रीन वाला था वो क्या था, एक कॉर्नर था किसी आइटम का, जो ग्रीन वाला था कॉर्नर था ना, पकड़ा हुआ एक कॉर्नर, यूनिट सेल का कॉर्नर था। यस सर। अब उसके बगल बगल में तो रूम था, ऐसा तो नहीं कि एक ही यूनिट सेल, उसके अगर पीछे भी यूनिट सेल है, आगे भी यूनिट सेल, ऊपर भी यूनिट सेल है, हर जगह यूनिट सेल है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो वो जो कॉर्नर है एक यूनिट सेल का टच कर रहा था, तो उस वैसे ही तुम्हारे जो बगल वाले रूम है उसका भी बॉडी सेंटर को टच करेगा, उसके पीछे वाले जो रूम है उसका बॉडी सेंटर को टच करेगा। टोटल कितने रूम थे अगल बगल, 8 रूम थे। देखो समझो थोड़ा सा और, देखो इसको अच्छे से दिखा रहे फिर से, देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है, टोटल 8 रूम थे पहले वाले जो तुमने देखा था स्टार्टिंग में। तो हर एक 8 रूम का जो बॉडी सेंटर है, सब बॉडी सेंटर क्या करेगा, उसके ग्रीन वाले को टच करेगा, किसको, ग्रीन वाले को, कॉर्नर वाले को टच करेगा। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है। देखो फिर से हाँ। थोड़ा सा एग्जांपल और दे रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं बैठ के, यहाँ पे समझ में आना चाहिए, आ ही रहा होगा, लेकिन ठीक है फिर से हम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। वेट करो, देखो हमने क्या बताया कि तुम्हारे पास एक रूम था, एक रूम में क्या था, ये कॉर्नर और बीच में था एक बॉडी सेंटर। तो तुमने देखा कि सर ये बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा था, है ना, जो देखा था जस्ट, है ना। अब अगर हम इसी को देखें, इस कॉर्नर को देखें, तो ये कॉर्नर जो है कहाँ है, एक बॉडी सेंटर है, और उसके बगल में भी तो रूम है, उसके नीचे भी रूम है, उसके, तुम जिस रूम में उसके पीछे भी रूम डाल दो, उसके उधर भी रूम डाल दो, उधर भी रूम डाल दो, ऊपर भी डाल दो, नीचे भी डाल दो, हर तरफ रूम डाल दोगे तो कितने रूम बनेंगे, ये कॉर्नर जो है कितने में शेयर होगा, टोटल 8 रूम में शेयर हो जाएगा। और हर 8 रूम का जो बॉडी सेंटर होगा सब उसको टच करेगा कि नहीं करेगा, देखो समझो अच्छे से। नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा और कोशिश कर दो, रुक जाओ, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा ऑनलाइन है, थोड़ा सा समझाते हैं। देखो अच्छे से देखो, समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और वेट करो। देखो स्टार्टिंग में लिखे जाते तुमको, या थोड़ा सा ना तुमको इमेजिन करवाते हैं बैठ के, ऐसे इमेजिन करो और रुको। मान लो कि एक रूम है, ठीक है, एक समझो, थोड़ा सा होल्ड करो। मान लो कि ये रूम है, तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देख लो, उस रूम का कॉर्नर को देखो ध्यान से, ठीक है, सब लोग कॉर्नर देख रहे हो अपना, देखो एक मिनट, यस सर। पीछे भी एक रूम मान लो, एक रूम पीछे है, इसके जस्ट पीछे है, वो कॉर्नर उस रूम का भी कॉर्नर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। ठीक है। अब 2 रूम दिख रहा है तुमको, 2 रूम के उधर भी 2 रूम रख दो,
दो रूम जो दिख रहा हाँ है सर। उसके उधर भी दो रूम रखो, उधर उस साइड नीचे ही। तो ये कॉर्नर कितने रूम का कॉर्नर हो गया? 4। कितने रूम? 4 कॉर्नर हो गया। अब जैसा 4 रूम तुम नीचे रखो, 4 रूम ऊपर भी रख दो, हाँ सर, तो समझ वो में आ कॉर्नर गया। कितने आइटम का रूम हो गया? 4। 4 और कितने हो 4 गए? 8। 4 और 4 8। तो क्या दिख रहा है कि एक कॉर्नर कितने रूम में बैठा हुआ है? 8 में। 8 रूम में। सबको दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एग्जैक्टली अब अगर समझो कि ये जो कॉर्नर था इस रूम का बॉडी सेंटर को टच कर रहा था, हाँ है ना? हाँ सर। तो ये जो कॉर्नर है बाकी रूम का भी तो बॉडी सेंटर टच करेगा। हाँ। तो कितने टच किए वो? 8 टोटल। 8। समझ में आया? हाँ सर। जैसे 8 हुआ। ये बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा था ना, अब यही हाँ कॉर्नर क्या बन जाएगा? बाकी बॉडी सेंटर का बॉडी सेंटर बन जाएगा। मतलब तुम समझ लो ऐसा, तुमको अगर ऐसे बोले कि जितने भी बॉडी सेंटर थे उनको तुम थोड़ा सा ना बड़े रूप से देखो, तो देखो तुमको क्या दिखेगा कि बाकी जो बॉडी सेंटर है वो कॉर्नर बन गए और जो कॉर्नर था वो बॉडी सेंटर बन गया। देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा दिखेंगे। बस देखने का नजरिया है, थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा हमको। सर, हर एक कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर बन जाएगा ना, देखो अगर इससे दिख बड़ा रहा है ना? करेंगे तो। हाँ, बस वही है, अगर बड़ा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जो कॉर्नर है वो हाँ बॉडी सर। सेंटर बन गया, जो बॉडी से कॉर्नर बन गया। देखो दिख रहा है? अब जो रूम के बाकी जो रूम थे, बाकी रूम के जो बॉडी सेंटर थे वो क्या बन गया? कॉर्नर बन गया। और जो कॉर्नर था वो क्या बन गया? बॉडी सेंटर। दिख रहा है? हाँ सर। तो वैसे ही होता है कि जो कॉर्नर है हमेशा कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? इसमें अभी भी कितना आएगा? 8 ही आएगा। 8। फटाफट नोट कर लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं है। ये नहीं कि एक आइटम के लिए ये, दूसरा आइटम के लिए ये हो जाएगा, सबके लिए सेम रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, देख लो, हो गया, कंप्लीट करते हैं। लिख लो फिर फटाफट नोट्स में। फिर एफसीसी दिखाए थे क्या होता है एफसीसी। नोट करो, नोट करो। 8 ही आएंगे हमेशा, मतलब चाहे वो बॉडी सेंटर हो चाहे वो कॉर्नर हो, हमेशा 8 ही आता है। अब फेस सेंटर देख लो। फेस सेंटर का मतलब होता है फेस पे। अब समझो उसको थोड़ा सा दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यही समझाया थे कैसा होगा। लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8 इसका? सर यहाँ एक बार और रेडियस बताइए ना थोड़ा सा। अभी कितनी बार बताएंगे? ये आर है, ये 2 आर है, और ये फिर से आर है। या देखो इसको पकड़ो, ये आइटम इस सेंटर को टच कर रहा है और ये इसको भी टच करेगा, हाँ है ना? यस सर, यस सर। तो कितना आ गया? इसको उठा लो। एक कॉर्नर ये, बीच में ये और ये, इसका सेंटर को पकड़ लो। ये सेंटर तीनों कंबाइन कर लो। ये आर, ये कितना? 2R, ये R हो 2 जाएगा आर, सर। 2 आर, और ये कितना? फिर से आर। कितना R, आर आ रहा है टोटल? 4R। कितना है पूरा डायगोनल? देख ले, निकाल के लेंथ। √3 है। लिखो फटाफट, नोट करो। हो गया? हो गया सर। इसके बाद देखो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब फेस, जैसे मान लो ये रूम देख रहे हो ना, तो रूम का जो दीवार है, दीवार के बीचों बीच एक एटम डाल दो, तो समझो कैसे दिखा रहा है। मान लो ये रूम है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा कॉर्नर में तो आइटम रहेगा ही रहेगा, तो कॉर्नर पे आइटम डाल ही दो। कॉर्नर पे आइटम है ही हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर के अलावा हमारा आइटम कहाँ है? फेस के बीचों बीच। यहाँ भी है। हर फेस, कितने फेस होते हैं टोटल क्यूब में? 4। 6। 6 है ना भाई? 3 4 इधर, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे भी है, ऊपर भी है, इस दीवार में भी, इस दीवार में भी, इस दीवार में भी, इधर भी है। तो टोटल कितने आ गए लेटेस्ट पॉइंट्स? 6। टोटल 8 + 6 कितना होता है? 14। 14। तो क्या बोलेंगे? लेटेस्ट पॉइंट 14 हो गए हैं। अब तुमको थोड़ा समझना है कि कैसा एफसीसी दिखता है। तो एफसीसी को देखने का तरीका क्या होगा ना, पिछली बार बीच में था ना, बीच में नहीं, अब कहाँ है? यहाँ पे आइटम आ गया। तो तुम अगर इसको देखोगे, एक फेस को, इस फेस को देखो ध्यान से, जिस फेस को हम उठा रहे हैं, ये फेस ऐसा कुछ होगा। ऊपर वाला फेस मान लो दिखा रहे हैं, तो बीच में एक आइटम आ गया, फेस के बीचों बीच, दीवार के बीचों बीच आइटम। मतलब क्या है? इस दीवार के बीचों बीच आइटम रखा हुआ, आधा अंदर होगा, आधा कहाँ होगा? पीछे की तरफ। पीछे होगा। ठीक है, आधा बाहर, आधा बाहर, आधा अंदर, मतलब बीचों बीच एक आइटम रख दो तुम दीवार में डाल के, तुम इसको फिक्स कर दो,
रेडियस में मतलब सेमी सर्कल समझ लो, सेमी सर्कल इधर आ रहा है, एक सेमी स्फीयर उधर जा रहा है। क्लियर सबको? हाँ सर। अब तो ये बीच में आ गया दीवार में, अब एक एटम कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे एक एटम यहाँ आ गया, फिर एक एटम यहाँ भी, एक एटम यहाँ भी आ गया, फिर एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ भी आ गया, फिर एक एटम यहाँ भी आ गया। तो ये तुम्हारा एटम। अब क्या देखो, टच कर रहे हैं किसी को? नहीं। टच कर नो रहे हैं सर। क्या? नहीं कर रहे हैं। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें ए और आर में तो क्या निकलेगा? ये मेरा ए है और ये कितना है? देखो ये सब टच कर रहा है एक दूसरे को। फेस है ये, कितना डायगोनल? ये यस फेस सर। डायगोनल है, ये कोई भी फेस का डायगोनल, ऊपर वाला फेस है ये। 4r ये equals to root 4r 2a। आर 2r आर, तो 4r इक्वल टू कितना रहेगा? रूट रूट 2a। 2a। देखो इसका लेंथ अगर ए है, इसका भी लेंथ अगर ए है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ए और ए से रूट 2 है। क्या बोलेंगे हम कि दिस लेंथ इज रूट 2 है, और ये कितना है? 4r के बराबर। ये भी ध्यान रखना है कि 4r इक्वल टू रूट 2 होता है एफसीसी में, नोट करो। फोर इक्वल टू रूट 3 ये था कहाँ पे? बीसीसी में, यहाँ पे रूट 2 हो गया, दैट्स इट। वन नोट। क्लियर है? कर ले नोट। कर रहे हो गया? हाँ सर हो गया। हो गया ना? तो ध्यान रखना है कि अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना थोड़ा सा इसका और डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तुमको देखते कोशिश फिर भी करते निकालने का, कोई दिक्कत नहीं। देख लो इस फेस को पकड़ लो। इसका सर 8 हो जाएगा। नहीं 8 नहीं होगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं क्या, समझो ना, कोशिश करते देखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो कॉर्नर वाला आइटम है किसको टच कर रहा है? क्या ये कॉर्नर को टच कर रहा है? दूसरे कॉर्नर को टच कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं तो सर। ये टच किसको कर रहा है? फेस को कर रहा है। फेस को। यस। हाँ। ये इसके फेस को करेगा इस दीवार में, इस दीवार में इसके फेस को करेगा, हाँ सर। है ना? इस दीवार में इसके फेस को करेगा। हाँ। कितना दीवार हो गया? एक यूनिट सेल में कितना हो गया? 2 3 दो, 3 हो गया। 3 हो अब ना कोई कॉर्नर पकड़ लो, तुम ना थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो हम कैसे बोल रहे हैं, सब लोग अपने रूम में बैठ जाओ और रूम का कॉर्नर पकड़ लो। रूम का ये फेस को किया, रूम का ये फेस को किया। अब समझो कि अगर यही दीवार, ध्यान दो, ठीक है, अगर यही दीवार हम ऊपर कर दिए, इस दीवार को हम क्या किए? ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिए, तो उसका फेस को भी सेंटर को टच करेगा, है ना? देखो दिखाते थोड़ा सा, यहाँ समझो, थोड़ा सा और दिमाग लगाते, तुम्हारे लिए और स्पेशल करते हैं। मान लो कि ये मेरा कॉर्नर है, राइट? ये इसके फेस को टच कर रहा है। सर। एक देखो फेस दूसरा फेस को टच करेगा, सुनो दूसरा ध्यान से, रूम का दिख रहा है फेस। सबको? दिख रहा है ये वाला रूम, ये जो दिखा हाँ रहा है सर। दीवार। अब अगर मान लो ऊपर भी दीवार है, इसका भी फेस को टच करेगा, बोलो हाँ है ना? सर। हाँ तो सर। इधर भी दीवार है, उसका फेस को भी टच करेगा।
यस सर। इधर भी दीवार है, उसका फेस को टच करेगा। कितना टच हो गया? 4। 4। अब तुम देखोगे तो तुमने ये दीवार देख लिया है ना, ये दीवार देख लिया, ये हम्म। कॉर्नर था, ये दीवार था, उधर भी तो दीवार है, हाँ आगे इधर भी का है। फेस सेंटर टच कर रहा है, तो उसका फेस उधर भी पोस्टपोन कर दो, ऊपर भी ले जाओ, तो उसका भी कितना 4 हो जाएगा उस तरफ से, हाँ 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब देखो हाँ ये जो कॉर्नर, ये ऊपर वाला जो फेस, छत वाला फेस, ये जो कॉर्नर हाँ तुमको दिख रहा है, छत वाला फेस को टच कर रहा है। हाँ ये फेस, ये छत वाला जो फेस, उसको भी तुम ऐसे ले जाओ और उधर भी ले जाओ, तो कितना, ये भी 4 हो गया। हाँ तो 12 4 का फेस कितना है टोटल? 12 हो गया। 12। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। याद रखना है, नोट कर लो फटाफट। नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं है, जितना आया छोड़ दो, बाद में कभी दिखा देंगे, बस याद रख लो कोऑर्डिनेशन 12 होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है कोऑर्डिनेशन 12 देखना है। बस अब कोशिश कर रहे हैं हम, समझ गए तो ठीक है, वरना कोई वीडियो तुमको भेज देंगे जहाँ पे तुमको दिख जाए अच्छे से, क्योंकि क्लास में हम दिखा पाएंगे, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है इसको दिखाने में। यहाँ पे देख ले वीडियो में क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे वीडियो भी दिखा रहा है, देखो बीच में जो है ना ग्रीन वाला आइटम है, वो तुमको दिख नहीं रहा ध्यान से, क्योंकि दिख ही नहीं सकते हैं, तो ये दिखेगा तुमको टोटल 12 को टच कर रहा होता है। ये कौन सा है? बाकी अगल बगल के रूम के फेस सेंटर्स है, बाकी जो रूम्स है उसके फेस सेंटर्स है, और बीच में बड़ा हुआ कौन? ग्रीन कलर का आइटम, जो तुमको ग्रीन दिख नहीं रहा है, बहुत डेंस एकदम, सबसे ज्यादा आइटम इसी में होता है। दिख रहा है ग्रीन आइटम बीच में, वो कॉर्नर वाला आइटम है, और बाकी जो उसके बाकी जो अगल बगल के रूम्स के फेस सेंटर्स हैं। यहाँ पे तो सर सर्कल जैसा दिख रहा। आइटम जैसा दिख रहा है, जैसा दिखा है समझ में आ गया ना कैसे है, जैसे हम बताया हाँ नहीं। सर। हाँ, दीवार पे फोकस करो, ये आइटम है, ये दीवार है, इस दीवार को उधर भी ले जाओ, और ये दोनों दीवार को ऊपर उठा दो, 4 हो गया। वैसे वो दीवार है, वैसे ये दीवार है, तो टोटल रूम में 3 दीवार, हर तीनों का 4, शर्त 12। इसमें दिखाएगा नहीं, दिखा पाएगा इसको, नहीं दिखा पाएगा, चलो ठीक है, नहीं दिखा पा रहे तो कोई बात नहीं है, अब यूनिट सेल्स में और समझ लेते हैं, दिख रहे हो दिख रहे, क्योंकि काफी डेंस होता है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, बट स्टिल वी कैन ट्राई। देखो यहाँ पे, हाँ देखो थोड़ा सा दिख रहा है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है सबको डायग्राम में, ये वाला जिसको हम दिखा रहे कवर करके, ये फेस दिख रहा है सबको, इधर देखो, दिख रहा है फेस आधा कटा हुआ, कौन सा सर? ये जो हम जहाँ पे रखें कर्सर, उनको खुल भी गया वो, लेट मी ट्राई, जितना हो पाए कोशिश करते हैं बैठ कर। अब से छोड़ो, हटाओ, रहने दो, जिस तरह करना है, काफी बहुत टाइम मिलेगा, नहीं तो 2 मिनट यहाँ वीडियो ले रहा है, तो जैसा समझाया समझ लेना, नहीं तो देखो फिर से बता रहे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना फिर पढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे ने, देखो यहाँ ध्यान दो पहले, जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे आइटम रखते हैं, ये आइटम किसको किसको टच कर रहा है इस क्यूब में, इस मान लो ये तुम्हारा रूम है, इस रूम का कॉर्नर पकड़ लो, तो एक दीवार ये वाला, ये दीवार इसको टच करेगा, है ना? माइक ऑन करो, साला नहीं तुमसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो पीछे दीवार जो दे देगा सामने वाला, उसको भी टच करेगा, उसके फेस को टच करेगा, हाँ और ये जो छत है तुम्हारा, छत का भी फेस है, उसके भी उसको भी टच कर रहा होगा ये, है हाँ ना? तो मान लो तुम इस दीवार को पकड़ लो, सिर्फ इस दीवार को देखो, तो ये दीवार को हम यहाँ देख लिए, अब इस दीवार को तुम यहाँ देख लो, ये दीवार है मान लो, ये दीवार हम इस दीवार को यहाँ ले आए, तो ऐसे दीवार तुम्हारा इसके उधर भी होगा, उस साइड बगल वाले कमरे में, हाँ है ना? और इन दोनों कमरे को ऊपर दीवार ले जाओ, तो ये ऊपर हो गया, हाँ सर। तो कितना हो गया, हर एक कमरे का 4 कमरा ऐसी लाइन में हो गया, ऐसे दीवार में हो गया, तो हर एक कमरे का 4 सेंटर हो गया। एग्जैक्टली तुम अगर इस दीवार को पकड़ लो, ये दीवार को, इसके भी वैसे ही कहानी होगी, इसके बगल में भी एक रूम होगा, इसके ऊपर भी एक रूम होगा, इसके ऊपर भी एक रूम होगा, देखो दिख रहा है, हाँ सर। 4 हो गया। और अगर हम इसको देखते हैं, एक पॉइंट का 3 से टच करेगा ना, एक तो यूनिट सेल में 3, अगर उस यूनिट सेल में देखें तो उस यूनिट सेल में 3 ही टच करे, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि यूनिट सेल एक ही है, उसके बगल में तो रूम है ना,
अगर तुम कोई एटम को देखोगे, कोई मान लो तुम लोहा लेके आओ या स्टील लेके आ गए, तो एक ही एटम है क्या इसमें? करोड़ों नहीं। एटम है, तो इसके तो कितने सारे यूनिट सेल्स के अंदर होंगे पता नहीं हमको। तो वही तुम बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे जो अगल बगल बहले। अब इसको हम देखेंगे तो ये एक, अगर हम इस छत वाले को देख रहे हैं तो कितना, एक यहाँ पे आ गया, इसके बगल में भी देख यहाँ पे छत है, यहाँ पे टच करेगा, इधर भी एक है, इसको टच है, इसको भी टच कर, कितने आ गए टोटल? हाँ, क्या दिख रहा है? हर दीवार से हमको 4 मिल रहा है, इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4, तो 4 तिया कितना हो गया? 4 × 3 12। आंसर तो क्या आ गया? 12 ही आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही तो हमने कॉर्नर के साथ दिखाया ना, तुम चाहो तो इसके साथ भी देख सकते हो। हर फेस सेंटर को भी देखोगे तो वैसे तुमको दिखेंगे 12 टच हो रहे हैं। 4 तो इसके कॉर्नर में आ जाएगा, तो दिखा देंगे बाद में, नोट करो फिलहाल के लिए इतने काफी है। उसको नोट करो जल्दी से। वीडियो देख लो, जाते जाते देख लो, देखो तो अच्छा दिख रहा है, हमको लग रहा है समझ में आ ही जाएगा। देखो एफसीसी दिख रहा है सबको? एवरीवन कैन सी द वीडियो? यस सर। देखो ये आधा आधा कटा हुआ है ना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कैसे निकल रहा है? टोटल कितने आइटम से हाँ वो भी दिखा देगा तुमको, टोटल कितने आइटम से बना है वो भी देख सकते हो तुम बैठ के। तो टोटल फेसेस से अगर हम निकाल दिए, कितने आइटम से बना था एफसीसी? 4। 4 आइटम से। कैसे दिखा फिर से देख लो, वो करना चाहो तो फिर दिखा देते हैं। टोटल 6 फेसेस थे, क्या बीसीसी है ना ये तो। देखो एक कॉर्नर कितने रो में बैठा हुआ है? 4 में। 4। एक कॉर्नर कितने रो में बैठता है? अल्टीमेट रूप जो कहाँ गया इसका वीडियो? एक कॉर्नर तो इस वीडियो को देखो, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा। थोड़ा 2 मिनट टाइम दे दो इसमें बैठ के, हम सब सिखा दे रहे हैं। ये तुम्हारा बीसीसी है, मिडिल वाला पॉइंट था और बाकी कॉर्नर वाले पॉइंट थे। तो तुमको ये दिखाना चाह रहा है कि अगर हम बीसीसी यूनिट सेल उठाते हैं या फिर अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं तो टोटल कितने आइटम्स आएंगे सब मिला के, जोड़ जाड़ के, काट कूट के, वो हमको निकालना है। तो सिंपल क्यूबिक भी देख लो कितने आ रहे हैं, वो भी फिर समझते हैं 1 बाय 1। देखो सिंपल क्यूबिक है, ये बीसीसी है, लैटिस पॉइंट्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड एफसीसी। चलो ठीक है, वही देख लेते हैं। 2 मिनट देखो, टाइम समय में निकल जाए। देखो ये है हमारा बीसीसी है, सबको पता है ऐसे दिखता है बैठ के। हमने निकाल लिया, इसका रिलेशन कितना था, इक्वल टू कितना आ रहा है। अब देखो ये कॉर्नर को पकड़ो, तो ये जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर आइटम तुमको दिखता है, वो अपने वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम अपने यूनिट सेल में देता है वो देखना चाह रहे हैं कि उस पूरे आइटम का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में? 2। एक कॉर्नर आइटम कितने यूनिट सेल में बैठा हुआ पहले ये देख लो। अगर 1/8। 1/8 में टोटल 8 में बैठा हुआ है ना, पीछे रूम है, नीचे 4 रूम, ऊपर 4 रूम, तो टोटल यूनिट सेल में कितना बैठा हुआ है? 1/8 होगा। हाँ 1/8 है, लेकिन हम वो बता रहे हैं, फिर से ध्यान दो क्या पूछ रहे हैं। अगर हम पूछ रहे हैं तुमसे कि अगर एक कॉर्नर का आइटम है, वो कॉर्नर का आइटम कितने यूनिट सेल में शेयर्ड है सब मिला के? 8 में। 8 में शेयर्ड है, तो एक में हाँ, कितना आया? 1 हो जाएगा। 1/8। तो यही तुमको हाँ दिख भी सर। रहा है कि दिख रहा है टोटल 8 थे, 8 निकल के 1 बच गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एक यूनिट सेल में 1/8 आता है। और देख लेते क्या क्या बताना चाह रही है। तो कितना है? 1/8 स्फीयर आ रहा है एक यूनिट सेल में अपना। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या बीसीसी है, बीच में एक आइटम और बाकी जो कॉर्नर है, कितने आइटम्स है टोटल? कॉर्नर हमारे पड़े हुए 8 कॉर्नर। तो अगर हम 8 कॉर्नर का सबका मिला दें तो 8 कॉर्नर से कितने आइटम बनेंगे? 1 बनेगा। एक बनेगा, और एक बॉडी सेंटर का बीच पूरा पूरा आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ अगर हम बीसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो पूछे टोटल मिलाए कितने आइटम्स अंदर आते, तो क्या बताओगे? 2। तो उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग में उसको बोलते हैं इफेक्टिव यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल। बता, जेड 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 इफेक्टिव बोला है। तो ये लिख भी दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव डेफिनेशन क्या होता है, लिख लो यहाँ पे। इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स, लिख लो यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स इन एनी यूनिट सेल। तो बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा।
दिख रहा है सबको? यहाँ भी देख लो, सब वही चीज बता रहा है। तब तक नोट भी कर लो, चलने तो चल रहा है बढ़िया। अब फेस सेंटर की बात करें, देखो फेस सेंटर को देखो सब लोग यहाँ पे। तो फेस सेंटर तुमको पता है कैसे बनता है? टोटल 6 फेसेस है ना? हाँ सर। और हर फेस में कितना आधा आइटम आता है अंदर, आधा बाहर चला जाता है। हाँ तो अंदर कितना आ रहा है? 6 आइटम है, 6 का आधा आधा कितना? 6 इंटू हाफ कितना हो 3। जाएगा? 3। देखो दिख रहा है सबको? हाँ सर। 3 फेसेस बन गए और टोटल मिला के 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर का कितना? 1/8। 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा? 1। 4 और 1। देखो कैसे जुड़ रहा है, देखो जुड़ रहा है ना अपना, सबको जोड़ते जा रहे हैं बैठ के। क्या बन गया? 8 कॉर्नर से एक आइटम आ गया और 6 फेसेस से 3 आइटम आ गए। टोटल कितने आ गए आइटम्स हमारे पास? 4 आ गया। 4। तो जेड इफेक्टिव एफसीसी कितना हो जाएगा? 4। और ये भी नोट कर लो। तो तो बोलेंगे बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी 4 होगा। पैकिंग डिस्टेंस से अलग होता है, वो बताएंगे बाद में। अभी सिर्फ जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जेड एफ। और सिंपल क्यूबिक का कितना होगा वही बता दो। जेड इफेक्टिव 1। 1, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर से ही 8 कॉर्नर से, हर कॉर्नर का 1/8। हाँ तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1। ये भी 1। नोट कर लो, तीनों चीज हम पढ़ चुके हैं। एंड सेंटर्ड भी क्या होता है थोड़ा सा बता ही देते हैं, वो भी बहुत सिंपल चीज है। ये नोट हो गया? जल्दी से बताओ पहले। हो गया यहाँ तक नोट? यस सर। बस एंड सेंटर खत्म कर लो, हो गया। अभी तक आज के लिए इतने रखेंगे। एंड सेंटर क्या होता है बस समझ लो बैठ के। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है, अगर मान लो ये मेरा क्यूब है, 2 मिनट ध्यान दे दो, और इस क्यूब में अगर हम 8 आइटम कॉर्नर पे रख दो, कॉर्नर पे रख दिए हैं। अब क्या करो, सिर्फ 2 आइटम, किसी भी दो सेंटर, 2 अपोजिट फेस को पकड़ो, चाहे ऊपर नीचे, चाहे इधर इधर, चाहे इधर इधर, किसी को पकड़ लो। तो तुम कोई भी 2 अपोजिट फेस को पकड़ो, चाहे ऊपर नीचे पकड़ लो, तो ऊपर नीचे वाली जो फेसेस है ना उसके बीच सिर्फ आइटम रखो। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर्स पे आइटम रखें। आइधर यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ नहीं रखोगे तो यहाँ रख सकते थे, या फिर नहीं तो यहाँ और यहाँ रख सकते थे। तो किसी भी 2 जगह पे रखना है, अपोजिट फेसेस पे रखना है, उसी को बोलते हैं एंड। मतलब एंड हो गया, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो कितने लैटिस पॉइंट्स है अंदर पहले ये बता दो। 10। 10। 10 है ना? काफी सिंपल है। और अगर हम बात करें इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना आएगा इसका, वो बता दो फटाफट। 1 + 1 2। 1 + 1 2, क्योंकि 2 फेस सेंटर्स हैं, हर फेस का आधा अंदर, इस फेस का भी आधा अंदर, तो 2 फेस है, तो 2 इंटू 1 हाफ कितना? 1 आ गया यहाँ से, ये फेस हाँ सेंटर का आ गया। और 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर आइटम्स है, हर कॉर्नर का 1/8 अंदर आता है, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया? 1 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2। ये भी ध्यान रखना है। तो जेड इफेक्ट, ये एंड सेंटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाता है, बस ध्यान रखना है कि हमारे टोटल 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। नोट करो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। 6 से स्टार्ट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? इसका तो अलग कोऑर्डिनेशन अलग। नंबर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा अलग ही शेप बनता है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, इसलिए इसका कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा नहीं जाएगा। इसका 8 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। हाँ अलग अलग हो जाएंगे, इसके लिए अलग हो जाएंगे, उसके लिए अलग हो जाएंगे, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं पूछते हैं, सिर्फ उन तीनों में पूछते हैं: सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जितना कोशिश की हम कर पाए हैं, अगर नहीं होगा तो फिर से बता। सबको हुआ कि नहीं क्लियर पहले बता दो, जहाँ तक पढ़ा है अभी तक। हाँ सर, हो गया यस क्लियर। सारे नहीं हो पा रहा है? सर हाँ चलो ठीक है, एक बार रिवाइज करना बैठ के। और अगर किसी को थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं है ना, तो सबके पास यूट्यूब है, एक बार सर्च कर लेना बैठ के, थोड़ा सा देख लेना, कहीं वीडियो तुमको दिख जाए और क्लैरिटी मिल जाएगा। ऑनलाइन है, थोड़ा सा फायदा उसका उठा सकते हो बैठ के। यूट्यूब में सर्च करना, लिखना एफसीसी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर, तुमको अपने आप थोड़ा 2-3 वीडियो दिखाएंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है। वैसे हम जितना हो पाया करवा दिए हैं, ये तो फिर अगले क्लास में फिर से करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखो, और नेक्स्ट क्लास में अभी निकलते हैं, और यूपीएससी नंबर देखते कितना है क्या देख लेते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। मिलते हैं।